स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एनएस हिंदी नॉवल स्टोरी पर। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। पार्ट 4 अब आगे। रविंद्र जी ने आंखें बंद की और टेलीपैथी के जरिए एक नाम पुकारा। इसी के साथ वहां बालकनी के जरिए एक धुएं जैसा कुछ आया और देखते ही देखते वो एक खूबसूरत लड़की में बदल गया जिसने काली धोती और काला फ्रॉक वाला कुर्ता, पैरों में जुतियां पहनी हुई थी। उसके लंबे बाल खुले थे, चेहरे पर नूर क्या लग रही थी। वो रविंद्र जी की को देखकर आदर से बोली, गुरुजी को श्रीजा का प्रणाम बताए, कैसे याद किया। रविंद्र जी उसे देखकर बोले, प्रणाम श्रीजा। श्रीजा उनके चेहरे पर परेशानी देखकर बोली, गुरुजी क्या हुआ है, आप परेशान दिख रहे हैं। रविंद्र जी उसे देखकर बोले, श्रीजा आज किसी अदृश्य शक्ति ने प्रिंसेस पर हमला किया था। श्रीजा हैरानी से बोली, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता, प्रिंसेस तो खुद सबसे से शक्तिशाली है। रविंद्र जी उसे देखकर बोले, लेकिन जब तक प्रिंसेस अपनी शक्तियों को हासिल नहीं कर लेती तब तक वो बहुत कमजोर है और उनकी शक्तियों को हासिल करने के लिए हर कोई कोशिश करेगा जिसके लिए वो किसी भी हद तक गिर सकता है। श्रीजा परेशानी से बोली, लेकिन ऐसा कौन कर सकता है गुरुजी। रविंद्र जी उसे देखकर बोले, यही तो तुम्हें पता लगाना है। श्रीजा ये सुनकर बोली, जी गुरुजी। रविंद्र जी बोलते हैं, सतर्क रहना, किसी पर भी विश्वास मत करना क्योंकि हमें प्रिंसेस के मामले में किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। हमें किसी भी कीमत पर प्रिंसेस की हिफाजत करनी है। श्रीजा उन्हें देखकर बोली, जानते हैं गुरुजी। रविंद्र जी बोले, ठीक है अब तुम जाओ, यहाँ आई थी उसकी भी भनक किसी को नहीं लगने देना। श्रीजा उन्हें देखकर बोली, जी गुरुजी आज्ञा दे। उसने उनके पैर छू लिए जिसे देखकर रविंद्र जी ने उसके सर पर हाथ रखा और बोले, आयुष्मान भवः। इसी के साथ श्रीजा खड़ी हुई और वहां से गायब हो गई। रविंद्र जी एक तस्वीर को देखकर बोले, चाहे कुछ भी हो जाए प्रिंसेस की हिफाजत हमेशा करूंगा, चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ये बोलकर वो भी वापस रूम में चले आए जहां सब सुकून से सो रहे थे। वो भी वहां लगे सोफे पर बैठ गए। अगली सुबह राहत का रूम। अलार्म की तेज आवाज से 7 बजे राहत की नींद खुली। उसने रूम में खुद को अकेला पाया। वो आलस करते हुए बेड से उठी और बाथरूम में चली गई। आधे घंटे बाद राहत एक बाथरोब पहनकर बाहर आई और मिरर के सामने जाकर हेयर ड्रायर से बाल सुखाने लगी। उसके बाद वो क्लोजेस्ट में चली गई। थोड़ी देर बाद वो एक फुल स्लीव व्हाइट टॉप और ब्लू जीन्स व्हाइट सूट पहनाकर बाहर आई और मिरर के सामने है कर आपने बालों को कॉम्ब कर खुला छोड़ दिया और कानों में इयरिंग, हाथ में घड़ी पहना ली और होठों पर लिप ग्लोस लगा ली। राहत ने रेडी होकर खुश को मिरर में देखकर किस करते हुए बोली, हाय मैं इतनी सुंदर हूँ, क्या करूँ। ये बोलकर वो खुद को फ्लाइंग किस देकर नीचे चली गई। राहत नीचे आई तो पहले से रविंद्र जी, रागिनी जी, अधिमान, आर्यमन, अंशुमन सब लोग मौजूद थे। राहत उन्हें देखकर अपनी प्यारी सी चहकती आवाज में बोली, गुड मॉर्निंग। राहत की आवाज से सबका ध्यान उस तरफ गया जहां वो खड़ी थी। रागिनी जी परेशानी से बोली, प्रिंसेस आप नीचे क्यों ना आई, आपको आराम करना चाहिए था ना। उन्हें उसकी फिक्र थी। राहत कंफ्यूजन से बोली, लेकिन मम्मा हमें क्या हुआ है। रविंद्र जी ये सुनकर बोले, कुछ भी नहीं, बस आपकी मम्मा को आज आपकी ज्यादा ही फिक्र हो रही है। आखिर वो आपसे बहुत प्यार जो करती है वो राहत को नहीं बताने चाहते थे। राहत ये सुनकर खुशी से बोली, राह भी आप सभी से बहुत बहुत सारा प्यार करती है। सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो अब क्यूट आवाज में बोली, अरे आप लोग खड़े क्या हो, राह को बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दो वरना कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे तो एंगर फिर से क्लास से बाहर निकाल देंगे। उसकी शिकायत सुनकर रागिनी जी बोली, चलो खाना रेडी है। राहत ये सुनकर अपनी मस्ती में डाइनिंग टेबल की तरफ चली गई, लेकिन रागिनी जी रविंद्र जी को घूरती हुई बोली, आप प्रिंसेस को कॉलेज क्यों जाने दे रहे हो, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और रविंद्र जी ये सुनकर बोले, प्रिंसेस अब ठीक है और मैं नहीं चाहता प्रिंसेस को रात का वो दर्द फिर से याद आए। अधिमान उन्हें देखकर सख्त आवाज बोला, लेकिन प्रिंसेस का चेकअप भी तो करवाना पड़ेगा ताकि हम जान पाए कि प्रिंसेस को क्या हुआ है। आर्यमन उन्हें देखकर बोला, भाई सही बोल रहे हैं। रविंद्र जी ये सुन कर बोले, उसकी फिक्र मत करो, मैं प्रिंसेस को चेकअप के लिए मना लूंगा, लेकिन बिना बताए, क्योंकि वो जानते थे रिपोर्ट में कुछ आएगा तो नहीं। रविंद्र जी फिर अंशुमन की तरफ देखकर बोले, कॉलेज में प्रिंसेस का ध्यान रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अधिमान ये सुनकर उसे देखकर सख्त आवाज में बोला, और इस बार प्रिंसेस से ऊपर आपने दोस्तों को रखा या बिना जाने मेरी प्रिंसेस पर उंगलियां उठाई तो मुझे बुरा कोई नहीं होगा। अंशुमन ये सुनकर उन्हें देखकर बोला, डोंट वरी, फिक्र मत कीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास है। राहत की हल्की गुस्से वाली मगर क्यूट आवाज आई, अरे आप लोग कहाँ हो, राह को बहुत तेज भूख लगी है। ये सुनकर सब लोग उधर चले गए जहां राहत कुर्सी पर मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। रागिनी जी ने ये देखकर उसके आगे रसगुल्ले रख दिए जिससे उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई, जिससे सबके दिलों को सुकून मिला। वही अधिमान
राहत को अपने हाथ से खाना खिलाने लगा क्योंकि ये रुला था कि एक एक दिन राहत को सब अपने हाथ से खाना खिलाएंगे। आज अधिमान की बारी थी। रविंद्र जी राहत को देखकर बोले, प्रिंसेस आप आज हॉस्पिटल जाकर अपना रूटीन चेकअप करवा लेना। राहत ये सुनकर आंखें बड़ी बड़ी हो गई क्योंकि चाहे वो दूसरों का चेकअप जरूर करती थी लेकिन खुद का चेकअप करवाने से उसे जरूर डर लगता था। राहत उन्हें देखकर बोली, लेकिन हमें क्या हुआ? रविंद्र जी ये देखकर आप बोले, प्रिंसेस आपको कुछ नहीं हुआ, लेकिन शायद आप भूल गई कि जब आप हॉस्पिटल में थी तो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि प्रिंसेस का कुछ दिनों बाद रूटीन चेकअप जरूर करवाना, और खासकर सर का, क्योंकि उस वक्त आपको सर में चोट लगी थी। उन्होंने बातों को बड़े अच्छी तरीके से घुमा दिया था। राहत का मुंह रोने जैसा हो गया। वो बोली, नो 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 राहत कोई चेकअप नहीं करवाएगी, अब तो हम बिल्कुल ठीक है। अधिमान उसे देखकर बोला, प्रिंसेस इस बार आपकी कोई जिद नहीं चलेगी। राहत उन्हें देखकर रोतला चेहरा बनाकर बोली, लेकिन आर्यमन उसे देखकर बोला, प्रिंसेस आपको चेकअप तो करवाना पड़ेगा, आपकी हेल्थ का सवाल है। अंशुमन उसे देखकर बोला, हाँ प्रिंसेस आपका सारा चेकअप मैं खुद आपके साथ खड़े रहकर करवाऊंगा, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। राहत जिद करते हुए बोली, नो 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 हम कोई चेकअप नहीं करवाएंगे, मतलब नहीं करवाएंगे। सब उसे मानने लगे लेकिन उसने जिद पकड़ ली थी, वो सुन ही नहीं रही थी, जिसे देखकर रागिनी जी इमोशनल हथियार का इस्तेमाल करते हुए बोली, प्रिंसेस आपको मेरी कसम, बस यही। राहत रोतला चेहरा बनाकर बोली, ठीक है, अब बहस करने का तो सवाल ही नहीं उठता था, आखिर बात उसकी मम्मा की जो थी वही। ये सुनकर सबने बाकी बचा हुआ नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गई, और राहत मुंह फुलाकर अपनी स्कूटी लेकर कॉलेज के लिए निकल गई। अब आगे राहत मुंह फुलाकर अपनी स्कूटी लेकर कॉलेज के लिए निकल गई। इंटरनेशनल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। राहत कॉलेज आई, अपनी स्कूटी पार्क कर क्लास में चली गई, जहां पर अभी टीचर नहीं आए थे, तो वो खुश हो गई थी। मयंक और लैला को देखकर क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, आप दोनों इतना जल्दी कैसे आ जाते हो? क्योंकि वो कभी टाइम पर नहीं आती थी। मयंक उसे देखकर बोला, क्योंकि हम समय पर उठकर जल्दी से कॉलेज आते हैं। राहत क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, हो वो तो हम भी करते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे लेट हो जाते हैं। लैला ये सुनकर हंसते हुए बोली, क्योंकि आप भुक्कड़ हो जो खाने की वजह से ही लेट होती हो। मयंक ये सुनकर हंसते हुए राहत के बिखरे बाल सही करते हुए बोला, समझी मेरी बुद्ध। राहत ने क्यूट सा मुंह बनाया और बोली, हो आप ही बुद्ध, वैसे भी जो कहता है वही होता है। उसने ये बोलकर मुंह गुब्बारे की तरह फुला लिया था। हाय बड़ी क्यूट लग रही थी। ये देखकर मयंक खुद को रोक नहीं पाया, उसने उसके गाल खींच लिए, जिससे राहत उसे घूरने लगी। वही कोई और भी था जो मयंक को खत्म करने वाली नजरों से घूर रहा था। वो और कोई नहीं बल्कि आक्रोश था, जो कि क्लास में आ ही रहा था, लेकिन उसकी नजर जैसे ही मयंक और राहत पर गई वो उसे गुस्से से घूरने लगा। उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी कि कोई राहत को टच करे, उसे जेलेसी हो रही थी, लेकिन मान जाए वो आक्रोश थोड़ी है। तभी कुछ स्टूडेंट की नज़र उस पर गई तो वो शांत हो गए, जिसे देखकर मयंक और राहत भी सीधे बैठ गए। वहीं आक्रोश क्लास में आया और सर्द नजरों से चारों तरफ सबको देखा और फिर क्लास स्टार्ट की। आज राहत भी सीधी सीधी बैठी थी, उसे कोई डांट नहीं सुननी थी। आक्रोश की क्लास चल रही थी, वो बिच बिच में सब स्टूडेंट से सवाल पूछ रहा था। सबसे ज्यादा मयंक की बेन बजी हुई थी। आक्रोश उसे हर छोटी छोटी बात पर डांट रहा था, वो बेचारा परेशान हो गया था। वहीं राहत मुंह बनाकर आक्रोश को देख रही थी। आक्रोश क्लास में पढ़ा रहा था, तभी उस क्लास के बाहर रोहित आकर रुका और उसे देखकर बोला, डॉक्टर आक्रोश। आक्रोश ये सुनकर रुक गया, उसने सर्द नजरों से उसे देखा तो रोहित ने उसे आंखों से ही कुछ इशारा किया, तो आक्रोश सर्द आवाज में सभी स्टूडेंट को देखकर बोला, क्लास इज ओवर। ये बोलकर वो तेज कदमों से रोहित के साथ चला गया। लैला बोली, अच्छा हुआ चले गए, वरना पढ़ा पढ़ा कर परेशान कर देते। मयंक गहरी गहरी सांस लेकर बोला, बिल्कुल सही कहा, बेचारा इतनी देर से आक्रोश के सवालों से परेशान हो गया था। राहत क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, गाइज कटिन चले, बहुत भूख लगी है। मयंक और लैला ने ना में सर हिला दिया, क्योंकि वो राहत की आदतों से बहुत अच्छे से वाकिफ थे। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में आक्रोश रोहित के साथ तेज कदमों से वार्ड की तरफ बढ़ता जा रहा था। वो दोनों एक वार्ड के सामने आए और रोहित ने गेट खोला। इसी के साथ आक्रोश के कानों में किसी बच्चे की चिल्लाने की आवाज आई, जिसे सुनकर वो अंदर आया और सर्द आवाज में बोला, क्या हो रहा है यहाँ? इसी के साथ वहां मौजूद सभी की नजरें आक्रोश पर चली गई। वो बच्चा मुंह फुलाकर क्यूट आवाज में बोला, चाचू देखो, ये मेरे को सुई लगा रहे हैं। जी हाँ, मैं और कोई नहीं, हमारे हीरो आक्रोश सिंह राणा के भाई अक्षत सिंह राणा और उसकी बीवी अक्षिता सिंह राणा के एकलौते बेटे अक्षत सिंह राणा की आवाज थी, जो कि अभी 5 साल के थे। इस केबिन में अभी अक्षत, अक्षिता, अक्षित और अंशुमन, रोहित, कशिश, कीर्ति मौजूद थे। अक्षत आक्रोश को देखकर बोला,
आक्रोश संभालो, इसे कब से बोल रहे हैं लेकिन ट्रीटमेंट के लिए मान ही नहीं रहा है। अक्षत ये सुनकर मुंह फुलाकर बोला, मानूंगा भी नहीं, मुझे पहले एंजल से मिलना है। जी हाँ, ये और कोई नहीं, वो भी बच्चा है जो हमारी प्यारी राहत से मिला था। आक्रोश ने ये सुनकर अक्षत को घुरा तो अक्षत चुप ही गया क्योंकि वो सबसे ज्यादा आक्रोश से ही डरता था। आक्रोश अक्षत को देखकर बोला, कीर्ति। उसका ये बोलना था कि कीर्ति एक इंजेक्शन लेकर अक्षत की तरफ बढ़ गई। वही अक्षत अपनी बात किसी को ना मानते देखकर रोने लगा और जिद करते हुए बोला, मुझे एंजल से मिलना है। वही उसे रोते देखकर सब परेशान हो गए क्योंकि रोने से अक्षत की सांसें फूलने लगती थी जो उसकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। अक्षता अक्षत को संभालने लगे जिसे देखकर आक्रोश सर्द आवाज में बोला, कौन है तुम्हारी एंजल? बस यही सुनना था। अक्षत एकदम से चुप हो गया। उसने जल्दी से आंसू पोंछे और क्यूट सी आवाज में बोला, मेरी एंजल बहुत खूबसूरत है और बहुत प्यारी भी। उन्होंने हमें गिफ्ट भी दिया था। हम उनसे यही मिले थे जब पिछली बार आए थे, तब ढेर सारी बातें भी की थी। हमें उनसे मिलना है। वही ये सुनकर सब उसे देखने लगे क्योंकि वो घर के लोगों के सिवा ना किसी से मिलता ना बात करता था, लेकिन आज एक अनजान के लिए ऐसे रिएक्ट कर रहा है। सब यही सोच रहे थे। तभी कीर्ति बोली, अक्की, अक्षत ने जो बताया उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि उसकी एंजल काव्या ही होंगी। वही कीर्ति की बात सुनकर सबके सामने काव्या की प्यारी और मासूम छवि घूम गई। अक्षत कीर्ति को नहीं जानता है क्योंकि वो बाहर के लोगों से मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, इसलिए उसने उसे कभी नहीं देखा था। अक्षता ये सुनकर बोली, मैं काव्या को कॉल कर यही बुला लेती हूँ। ये बोलकर उसने काव्या को कॉल कर बुला लिया। वही अक्षत भी खुश हो गया कि उसकी एंजल यहाँ आ रही है। कॉलेज में कटिन एरिया में राहत, मयंक, लैला तीनों कैंटीन में बैठे थे क्योंकि आज की 2 क्लास किसी रीजन की वजह से कैंसिल कर दी गई थी जो किसी को भी नहीं पता था। लैला राहत और मयंक से बोली, आज क्लास नहीं लगेगी तो हम लाइब्रेरी में चलकर थोड़ा पढ़ लेते हैं। चाहे परी हो लेकिन नॉर्मल लाइफ जी रही थी तो पढ़ना तो था ही ना। मयंक ने हाँ में सर हिला दिया, लेकिन राहत ने बुरा सा मुंह बना लिया क्योंकि उसे शांति वाली जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। राहत उन दोनों को देखकर बोली, आप दोनों जाओ, हम नहीं आ रहे हैं। मयंक बोला, राहत हम दोनों जा रहे हैं, तुम अकेली क्या करोगी? राहत क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, वो हमें रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना है तो आप लोग लाइब्रेरी जाओ और हम हॉस्पिटल चले। ये बोलकर वो उठकर चली गई क्योंकि उसे उनके और सवालों का जवाब नहीं देना था। वही मयंक और लैला दोनों आवाज देते रहे लेकिन राहत तो चली गई थी, इसलिए वो दोनों भी लाइब्रेरी की तरफ चले गए। वही काव्या को भी जैसे ही अक्षता का कॉल आया वो भी हॉस्पिटल की तरफ चली गई थी। अब आगे राहत क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, वो हमें रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना है तो आप लोग लाइब्रेरी जाओ और हम हॉस्पिटल चले। ये बोलकर वो उठकर चली गई क्योंकि उसे उनके और सवालों का जवाब नहीं देना था। वही मयंक और लैला दोनों आवाज देते रहे लेकिन राहत तो चली गई थी, इसलिए वो दोनों भी लाइब्रेरी की तरफ चले गए। वही काव्या को भी जैसे ही अक्षता का कॉल आया वो भी हॉस्पिटल की तरफ चली गई थी। इंटरनेशनल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में राहत हॉस्पिटल के अंदर आई। उसने वहां लगे बोर्ड पर अंशुमन का केबिन तक जाने का रास्ता देखा क्योंकि उसे उसके पास ही जाना था क्योंकि यही ऑर्डर था। राहत अंशुमन के केबिन के बाहर आ गई। उसने डोर खोलने की कोशिश की लेकिन वो लॉक था, जिसका मतलब साफ था कि अंशुमन यहाँ मौजूद नहीं था। वो वही बाहर लगी चेयर पर बैठ गई और उसका वेट करने लगी। दूसरी तरफ अक्षत के वार्ड में वार्ड नंबर -30 अक्षत ने अभी तक इंजेक्शन नहीं लगवाया था क्योंकि उसे पहले अपनी एंजल से मिलना था, लेकिन सब लोग उसकी इस हरकत से परेशान थे क्योंकि इंजेक्शन न लगाने से उसकी तबीयत खराब हो सकती थी। उसे बीमारी ही ऐसी थी जिसका इलाज डॉक्टर 5 कर रहे थे। अब तक वो ठीक हो भी चुका होता, लेकिन था तो वो एक बच्चा ही जिसे सुई के नाम से भी डर लगता था, तो वो उसका इलाज कैसे कर सकते थे क्योंकि वो रोकर तबीयत भी खराब कर लेता था जिससे उसकी पल्स डाउन हो जाती। ऐसे में ऑपरेशन करने से उसकी जान भी जा सकती थी। अक्षत को क्या बीमारी है, जब ये बात राहत को पता चलेगी तभी बीमारी के बारे में बताएंगे। 10 मिनट बाद वार्ड का गेट खुला और काव्या अंदर आई। उसके चेहरे पर झलकती मासूमियत वो अच्छी लग रही थी। उसे देखकर अक्षता जल्दी से बोली, अच्छा हुआ काव्या तुम आ गई, देखो ना अक्षत कब से तुमसे मिलने की जिद कर रहा है। वही काव्या ये सुनकर थोड़ा हैरान हो गई क्योंकि वो भी जानती थी कि अक्षत किसी से भी नहीं मिलता। उसने अपनी नजरों से सबको देखा जो सब उसे ही देख रहे थे। ये देखकर उसने अक्षत की तरफ देखा जो अपने चेहरे को अपने नन्हे नन्हे हाथों से ढककर बैठा हुआ था। कशिश ये देखकर हंसते हुए बोली, अरे अक्षत देखो तुम्हारी एंजल आ गई और तुम ऐसे चेहरा ढक कर बैठो हो। कीर्ति भी हंसते हुए बोली, अब अपनी एंजल से नहीं मिलना। अक्षत चेहरे पर हाथ रखे ही क्यूट आवाज में बोला, नहीं नहीं अक्षत को एंजल से मिलना है लेकिन मुझे शर्म आ रही है। वही उसकी बात सुनकर सबके चेहरे पर स्माइल आ गई, लेकिन आक्रोश अभी भी सख्त नजरों से ही देख रहा था। वही अंशुमन ये सुनकर मन में बोला, बिल्कुल प्रिंसेस की तरह नौटंकी है।
अक्षत से बोला, अपना ड्रामा बंद करो, अगर अपनी एंजल से नहीं मिले तो वो चली जाएगी। बस यही सुनकर अक्षत ने अपने नन्हे हाथ अपने चेहरे से हटा लिए और खुशी से इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे अपनी एंजल कहीं नहीं नजर नहीं आई, जिससे वो मुंह फुलाकर गुस्से से बोला, आप सब झूठे हो, आपने एंजल को नहीं बुलाया। वहीं ये सब सुनकर सब कंफ्यूज हो गए कि अगर काव्या उसकी एंजल नहीं है तो कौन है। कीर्ति बोली, अक्षत जैसा आपने बताया था उस हिसाब से यही तो आपकी एंजल है। अक्षत गुस्से से रोते हुए बोला, नहीं नहीं, ये मेरी एंजल नहीं है, मेरी एंजल बहुत अच्छी है, ये नहीं है, मुझे मेरी एंजल चाहिए। वो रोने लगा। किसी ने उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो उनके ऊपर पिलो फेंक रहा था, जिससे सब दूर ही खड़े रहे क्योंकि वो ज्यादा ही गुस्सा कर रहा था। काव्या ये देखकर मासूम आवाज में बोली, है बेबी, ऐसे गुस्सा नहीं करते, जो गुस्सा करते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। अक्षत ये सुनकर उसे गुस्सा से घूरता है और बोलता है, जस्ट शट अप। उसे काव्या बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। वही काव्या उदास हो गई। वही अक्षत गुस्से से बोला, अक्षत दीदी को सॉरी बोलो, वो बड़ी है तुमसे। अक्षत उसका गुस्सा देखकर डर गया। वो राहत के दिए गया स्पाइडरमैन वाली की चेन को अपने हाथ में पकड़कर रोते हुए बोला, सब गंदे हैं, एंजल कोई मुझसे प्यार नहीं करता, आप कहाँ हो। वही उसकी बात सुनकर सबको तकलीफ हो रही थी। आखिर सब जानना चाहते थे कि आखिर एंजल कौन है। अंशुमन जो अक्षत को ही देख रहा था, उसे वो स्पाइडर वाली की चेन जानी पहचानी लग रही थी। उसके कदम उस तरफ बढ़ गए। वही अक्षत का ध्यान इस वक्त रोने में था। अंशुमन उसके पास आया और प्यार से बोला, अक्षी चाचू को ये दिखाओ। अक्षत उसकी बात सुनकर क्यूट आवाज में बोला, मैं नहीं दिखाऊंगा, ये मेरी एंजल ने मुझे दिया है। अंशुमन ये सुनकर नर्म आवाज में बोला, अगर आपने ये मुझे नहीं दिखाया तो मैं आपकी एंजल को नहीं बुलाऊंगा। वही ये सुनकर सब अंशुमन को देखने लगे। क्या वो जानता है कि अक्षत की एंजल कौन है। वही अंशुमन की बात सुनकर अक्षत को एक उम्मीद मिली कि वो अपनी एंजल से मिल पाएगा। वो मासूमियत से बोला, मैं आपको ये दिखाऊंगा तो आप एंजल को यहाँ बुलाओगे। अंशुमन ने हाँ में सर हिला दिया। वही अक्षत के हाथ वो स्पाइडर वाली की चेन देने को उठे, लेकिन बीच में रुक गए। वो अंशुमन को देखकर बोला, पक्का एंजल से यहाँ आएगी। अंशुमन नर्म आवाज में बोला, पक्का। वही अक्षत ने वो की चेन अंशुमन को दे दी। अंशुमन उसे उलट पलट कर देखने लगा। उसे यकीन हो गया कि ये की चेन उसकी प्रिंसेस का ही है, क्योंकि राहत जब उसके साथ शॉपिंग करने गई थी तब ऐसे ही कार्टून वाले बहुत सारे की चेन लेकर आई थी। ये उन्हीं में से एक था, लेकिन अब वो यही सोच रहा था कि क्या राहत को यहाँ बुलाना चाहिए या नहीं। कीर्ति ये देखकर बोली, अंशुमन क्या हुआ। अंशुमन हो में आया। उसने एक नज़र अक्षत को देखा तो अक्षत अपनी नम आंखों से उसे देखकर बोला, चाचू प्लीज एंजल को बुलाओ ना, मुझे उनसे मिलना है। अंशुमन ये सुनकर हल्की मुस्कान लिए बोला, अभी बुलाता हूँ। ये बोलकर उसने अपना फोन निकाला और प्रिंसेस नेम पर कॉल लगा दिया। वही राहत जो अंशुमन के केबिन के बाहर बैठे बैठे वेट कर चीर गई थी, क्योंकि एक तो यहाँ वो जबरदस्ती आई थी, ऊपर से अंशुमन का कुछ पता नहीं था और वो यहाँ से भाग भी नहीं सकती थी। राहत गुस्से से बोली, आने दो, अंशु को छोड़ेगे नहीं। राहत गुस्से में और जब कोई उसे अपनी बेस्ट मनवानी थी तभी वो उसका नाम लेती थी। वो बोल ही रही थी तभी उसका फोन बजा। उसने देखा तो अंशुमन का ही कॉल है। उसने फोन उठाया और गुस्से से बोला, अंशु आप कहाँ हो, हम कब से आपका वेट कर रहे हैं और आप पता नहीं कहाँ गायब है। हम आपकी शिकायत घर पर सबको करेंगे, फिर देखना आपकी खूब पिटाई होंगी। अंशुमन ये सुनकर एक नज़र सबको देखा कि सबका ध्यान उसकी तरफ ही था, इसलिए वो ज्यादा नहीं बोल सकता था। वो बोला, मैं वार्ड नंबर 30 में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आओ। ये बोलकर इसने कॉल कट कर दिया। राहत गुस्से से क्यूट सा चेहरा बनाकर बोली, अंशु आपको तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये बोलकर वो वार्ड नंबर 30 की तरफ बढ़ गई। अब आगे। राहत गुस्से से क्यूट सा चेहरा बनाकर बोली, अंशु आपको तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये बोलकर वो वार्ड नंबर 30 की तरफ बढ़ गई। अक्षत के वार्ड में वार्ड नंबर 30। अंशुमन को सब लोग देख रहे थे। आखिर उन सब को भी जानना था कि अक्षत की एंजल कौन है। वही कीर्ति बोली, अंशुमन आप कैसे जानते अक्षत की एंजल को। अंशुमन ये सुनकर उसे कुछ बोलता उससे पहले ही एकदम से दरवाजा खुलने की आवाज आई। इसी के साथ गुस्से वाली मगर क्यूट आवाज आई, अंशु आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें वेट कर। आगे के शब्द उसके गले में ही अटक गए जब उसने उस रूम में मौजूद सभी लोगों को देखा था। आक्रोश की नज़र भी उस पर थम सी गई थी। वही जहां कीर्ति गुस्से से देख रही थी, वही बाकी सब कंफ्यूजन से देख रहे थे कि वो यहाँ क्यों मौजूद है। अक्षत ये देखकर जोर से चिल्लाया, एंजल। ये सुनकर राहत की नज़र भी बेड पर गई जहां पर क्यूट सा बच्चा बैठा था। उसे देखकर वो खुशी से बोली, लिटिल क्यूटी। वो जल्दी से उसकी तरफ बढ़ गई और उसे हक कर लिया। वही अक्षत ने भी बदले में उसे गले लगा लिया। अक्षत और अक्षता दोनों कंफ्यूज थे। वही काव्या ये सब मासूम नजरों से देख रही थी। कीर्ति
राहत को गुस्से से घूर रही थी, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये बदतमीज लड़की अक्षत की एंजल है, ऊपर से इसका अंशुमन के साथ क्या रिश्ता है। वही रोहित और कशिश भी ये देख रहे थे। अंशुमन के चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी, वही आक्रोश तो अपनी सर्द नजरों से एकटक राहत को देख रहा था। कीर्ति को राहत पता नहीं क्यों पसंद नहीं आती थी। वो गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। राहत ये सुन अक्षत से अलग होकर एक नज़र सबको देखा, फिर कीर्ति को देखकर मुंह बनाकर बोली, इस वार्ड में ऐसा क्या स्पेशल है जो यहाँ आने के लिए हिम्मत चाहिए। अंशुमन जो कीर्ति को डांटने वाला था लेकिन राहत की बात सुनकर चुप हो गया। वही अक्षत को हंसी आ गई और अक्षत और अक्षता कंफ्यूजन से देख रहे थे कि ये लड़की आखिर है कौन है। वही रोहित कशिश को अपने फ्रेंड की बेइज्जती देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वही आक्रोश तो जुनून भरी नजरों से देख रहा था। काव्या ये सुनकर धीमी आवाज में बोली, राहत तुम्हें कीर्ति से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। राहत ये सुनकर अपनी मासूम निगाहों से उसे देखती है और बोलती है, हमें ना जैसे को तैसा देना आता है, इसलिए जो जैसे बात करता है हमसे वैसा जवाब पाता है। राहत खुद की मर्जी की मालकिन थी, उसे रोक टोक बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। काव्या उदास हो गई थी। अक्षत राहत का ध्यान खुद की तरफ ना पाकर अपने नन्हे हाथों में उसका चेहरा अपने सामने कर मासूम मगर क्यूट आवाज में बोला, एंजल आप बस अक्षत पर ध्यान दो, बाकी सबको इग्नोर कर दो, ये सब बहुत गंदे हैं। राहत ये सुनकर क्यूटली आवाज में बोली, लेकिन लिटिल एंजल ये अक्षत कौन है, उसे अपने लिटिल क्यूटी का नाम थोड़ी पता था। आक्रोश को तो अब अक्षत से भी जलन होने लगी थी। अक्षत और अक्षता के चेहरे पर अपने बच्चे को खुश देखकर हल्की सी मुस्कान थी। वही रोहित कशिश भी उसे देख रहे थे। ये बात वो भी नहीं झूठला सकते थे कि राहत है तो बहुत क्यूट। वही कीर्ति की आंखों में गुस्सा झलक रहा था, लेकिन अंशुमन अपनी बहन को देख खुश था। अक्षत राहत की बात पर अपने हाथ को सर पर मारते हुए बोला, ओह एंजल अक्षत यानी में। राहत ये सुन क्यूट आवाज में बोली, ओह तो मेरे लिटिल क्यूटी का नाम अक्षत है। वही राहत से ये सुनकर अक्षत को शर्म आ गई, जिसे देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन आक्रोश राहत को गुस्से से देख रहा था। आखिर राहत की हिम्मत कैसे हुई अक्षत को मेरे कहने की, उसका तो सिर्फ वो ही है ना। फिर बस यही सोचकर जनाब को गुस्सा आ रहा था। राहत अक्षत को देखकर क्यूटली आवाज में बोली, अरे आप कितने क्यूट लग रहे हो, बिल्कुल हमारी तरह। फिर उसे देखकर सीरियस होकर बोली, वैसे एक बात बोले। अक्षत भी उसे देखकर सीरियस होकर बोला, हाँ बोलो। वही सब उन दोनों को सीरियस देखकर उन्हें देखने लगे कि आखिर ऐसी कौन सी सीरियस बात है। राहत ये सुनकर आराम से वहां लगे बेड पर बैठकर अक्षत को देखकर प्यारी आवाज में बोली, लिटिल क्यूटी हमें तो पता है ये सब बहुत गंदे हैं। वही सब उसे घूरने लगी, लेकिन राहत को कहाँ इनसे फर्क पड़ता था। वो आगे बोली, लेकिन इन लोगों ने आपका क्या किया है जो आप इन्हें गंदा बोल रहे हो। अक्षत ये सुनकर क्यूट आवाज में बोला, लेकिन पहले आप बताओ कि ये लोग आपको क्यों गंदे लगते हैं, आखिर उसे भी तो जानना था। राहत ये सुनकर क्यूट आवाज में बोली, जब हम छोटे बच्चे थे ना तब। अक्षत कंफ्यूजन से बोला, लेकिन इसमें ये लोग कहाँ से आए। वही सब भी राहत की बात सुनकर उसे नसमझी से देखने लगे। राहत आगे बोली, अरे ये लोग अब आ रहे थे, लेकिन आपने बीच में बोल दिया ना कि वो लोग रुक गए। राहत और उसकी अजीब बातें। अक्षत ये सुनकर बोला, ओके अब नहीं बोलेगे, जल्दी जल्दी बोलो। राहत ये सुनकर बोली, हाँ जब हम छोटे थे हमारा बचपन से ड्रीम था कि हम डॉक्टर बने, इसलिए हमें हमारे आइडियल पसंद आ गए। हम उन्हें इम्प्रेस करने के लिए उनके पीछे पड़ गए, लेकिन उन्होंने हमें रिजेक्ट कर दिया। अक्षत और अक्षता ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे, जैसे जान पाए कि आगे की स्टोरी क्या है। वही बाकी सब लोग समझ गए कि ये आक्रोश की ही बात कर रही है। अक्षत राहत की बात सुनकर बोला, सो सेड। राहत ये सुनकर क्यूट आवाज में बोली, नो नो नो, हाय इतनी क्यूट लग रही थी कि क्या ही कहना। राहत आगे बोली, नो सेड ओनली हैप्पी। फिर भी हम ना उन्हें मानने की कोशिश करते रहे हैं, इस वजह से हम विलेन बन गए थे, इसलिए सब हमें ना पसंद करने लगे। फिर हमारा एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें हमें अक्ल आ गई, इसलिए हमने उनका पीछा छोड़ दिया और अपने सपने पर फोकस किया। अक्षत कंफ्यूजन से बोला, लेकिन इसमें ये गंदे लोग कहाँ है। राहत ये सुनकर क्यूट आवाज में अक्षत को आक्रोश और उसकी टीम की तरफ देखने का इशारा कर बोली, वो देखो लिटिल क्यूटी, ये जो गुस्से से बैठे हैं ना, यही वो शख्स है जिसके बारे में हमने बताया, और ये जो 4 लोग खड़े हैं ये उनकी गंदी टीम। उसने मुंह बना लिया। वही वो चारों तो हैरान रह गए। आक्रोश उसे गुस्से से घूर रहा था। अक्षत और अक्षत तो हैरान ही हो गए थे कि क्या राहत ने जो कहा वो सच है। वही कीर्ति गुस्से से बोली, शर्म नहीं आती एक छोटे बच्चे के सामने ऐसी बकवास बातें करते हुए। राहत उसे देखने लगी। वही काव्या भी धीमी आवाज में बोली, राहत तुम्हें अक्षत को ऐसी बातें नहीं सिखानी चाहिए, उनके दिमाग पर गलत असर करेगा। अब आगे राहत ने जो कहा वो सच है। वही कीर्ति गुस्से से बोली, शर्म नहीं आती एक छोटे बच्चे के सामने ऐसी बकवास बातें करते हुए।
राहत उसे देखने लगी। वही काव्या भी धीमी आवाज में बोली, राहत तुम्हें अक्षत को ऐसी बातें नहीं सिखानी चाहिए, उनके दिमाग पर गलत असर करेगा। राहत उन दोनों को देख बोली, मिस वॉटेवर हमें पता है कि किसी को क्या सीखना है और क्या नहीं, आप दोनों खुद का देखो, हम पर इतना ध्यान मत दो। उसे चीर मच गई थी। कीर्ति गुस्से से बोली, उठो तुम और निकलो यहाँ से, अक्षत को संभालने के लिए उसकी फैमिली यहाँ मौजूद है। अंशुमन ये सुनकर गुस्से से बोला, कीर्ति स्टॉप, तुम राहत से ऐसे बात नहीं कर सकती। रोहित ये सुनकर बोला, अंशु तुम इस लड़की की वजह से कीर्ति को क्यों डांट रहे हो। कशिश भी बोली, अंशु क्या ये लड़की तुम्हारे लिए कीर्ति से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई। रोहित और कीर्ति दोनों को राहत से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस उसकी वजह से दोस्तों में लड़ाई हुई, ये उन लोगों को नहीं चाहिए था। वही कीर्ति भी बुरी नहीं थी जो पास्ट में राहत की हरकतें थी, इसलिए वो इस राहत की अच्छाई दिख नहीं रही थी या वो देखना नहीं चाहती थी। वही आक्रोश को भी कीर्ति का ये रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। अंशुमन कुछ बोलने वाला था, उससे पहले ही राहत उसका हाथ पकड़ लेती है, जिसे देखकर आक्रोश के तन बदन में आग लग जाती है। वही कीर्ति को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अंशुमन राहत को देखने लगा, जिसे देखकर राहत मासूमियत से बोली, अंशु आपको हमारी वजह से अपने दोस्तों से फाइट नहीं करनी चाहिए। अंशुमन ये सुनकर बोला, लेकिन राहत मुंह फुलाकर बोली, नो लेकिन हम खुद अपनी फाइट लड़ सकते हैं, समझे। अंशुमन चुप हो गया क्योंकि वो समझ गया था कि राहत नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि वो उसका भाई है। राहत अंशुमन को अपनी बात मानते देखकर फिर कीर्ति की तरफ मुड़ी और बोली, हम यहाँ बस लिटिल क्यूटी से मिलने आए थे और मिलकर चले जाएंगे, वैसे भी हमें भी यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं है। फिर उसे देखकर धमकी भरे लहजे में बोली, और बार बार हमसे बदतमीजी करना बंद कर दो, वरना हमारा दिमाग घूमने में 1 सेकंड लगेगा, फिर हम जो करेंगे वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, इसलिए ये बात अपने दिमाग में बैठा लो, फायदे में रहोगी। वही अंशुमन को अंदाजा था कि उसकी बहन ने जो कहा है वो कर भी सकती है। वहीं बाकी सब थोड़े हैरान थे राहत के इस रूप को देखकर। राहत अक्षत की तरफ मुड़ी और बोली, वैसे लिटिल क्यूटी हमने तो रीजन बता दिया, अब आप भी बता दो। अक्षत ने हाँ में सर हिला दिया और मासूम मगर क्यूट आवाज में बोला, ये सब लोग हर वीक मुझे बड़ी बड़ी सुई लगाते हैं, मुझे बहुत दर्द होता है। उसने रोतला चेहरा बना लिया था। राहत ये सुनकर क्यूट मगर गुस्से वाली आवाज में बोली, क्या इन लोगों की इतनी हिम्मत कि ये मेरे लिटिल क्यूटी को सुई लगाए, अब अगर ऐसा करे तो हमें बताना, हम सबकी खूब पिटाई करेंगे। अक्षत ये सुनकर आंखें टिमटिमाकर बोला, सच्ची। राहत क्यूट आवाज में बोली, मुच्ची। फिर वो अक्षत की तरफ देखकर बोली, वैसे आपको हुआ क्या है जो सुई लगाई जाती है। वो डॉक्टर रह चुकी थी, जानती थी कि बिना रीजन के ये सब नहीं होता था। अक्षत ये सुनकर क्यूट आवाज में बोला, पता नहीं। वही ये सुनकर राहत ने कंफ्यूजन से अंशुमन को देखा, शायद अंशुमन समझ भी गया। वो उसने पलके झपकाकर उसे कुछ इशारा किया तो राहत ने क्यूटली हाँ में सर हिला दिया। वही वहां मौजूद लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। अक्षत राहत का चेहरा खुद की तरफ कर बोला, एंजल मेरी तरफ देखो ना। राहत ने उसकी तरफ देखा और उससे बात करने लगी, जिससे अक्षत का ध्यान सबसे हट गया। वही अक्षत ने कीर्ति को अक्षत को इंजेक्शन लगाने को कहा, जिसे सुनकर वो धीमे धीमे आगे बढ़ी और जैसे ही अक्षत को इंजेक्शन लगाने वाली थी, अक्षत ने देख लिए वो राहत से चिपक गया और बोला, देखो एंजल ये मुझे सुई लगा रही है। राहत ने ये देखकर कीर्ति से इंजेक्शन ले लिया और बोली, डोंट वरी अक्षत, डरो नहीं, देखो हमने ये ले लिया, अब कोई सुई नहीं लगाएगा, आप डरना बंद करो। अक्षत उससे चिपक गया। वही कीर्ति गुस्से से घूरने लगी थी। राहत ने उसका ध्यान फिर से बातों में लगा लिया था और इसी बीच उसने कीर्ति से लिया इंजेक्शन उसके लगाने लगी, जिसे देखकर काव्या और कीर्ति कुछ बोलने लगी, लेकिन अक्षत का इशारा देखकर चुप हो गई। वही राहत ने उसे इंजेक्शन लगा दिया और अक्षत को पता भी नहीं चला। वही सब ये देखकर हैरान थे कि राहत ने इतने आराम से ये सब कैसे हैंडल कर लिया। राहत के इंजेक्शन लगाने के बाद थोड़ी ही देर में अक्षत नींद में चला गया। वही राहत क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, इन्हें आराम से बेड पर सुला दो ना। वही ये देखकर अक्षता के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो आगे बढ़कर अक्षत को आराम से बेड पर सुला दिया, जिसे देखकर राहत उन सबको देखकर बोली, ये लिटिल क्यूटी को क्या हुआ है, इन्हें क्या बीमारी है। कीर्ति उसकी बात सुनकर गुस्से से बोली, ज्यादा इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, अब जाओ यहाँ से। अंशुमन ये सुनकर गुस्से से बोला, कीर्ति आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है जो तुम हर बार राहत को ब्लेम करती रहती हो, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं है, वो यहाँ भी मेरे बुलाने से ही आई थी। कीर्ति ये सुनकर बहुत गुस्सा आया क्योंकि राहत की वजह से बार बार अंशुमन उससे गुस्से में बात कर रहा था। सिर्फ इस लड़की की वजह से वो गुस्से से बोली, अंशु प्रॉब्लम मुझे नहीं आपको है, जो आप इस बदतमीज लड़की का साथ दे रहे हो जिसके कैरेक्टर का कोई पता नहीं है। पहले आक्रोश के पीछे, अब तुम्हें अपने फायदे के लिए ये लड़की फंसा रही है। ये बोल खत्म होते ही चाटक की आवाज आई। सब लोग हैरान रहे थे। कीर्ति का एक हाथ अपने गाल पर था।
उसने सर उठाकर अपनी नम आंखों से अंशुमन को देखा जिसने ही उसे गुस्से में थप्पड़ मारा था जिसकी उम्मीद उसे बिल्कुल भी नहीं थी। कीर्ति उससे नम आंखों से देखकर बोली, आपने इस वो बोलती इससे पहले ही अंशुमन गुस्से से उसे उंगली दिखाकर बोला, बस एक और शब्द नहीं, तुम होती कौन हो? राहत के कैरेक्टर पर सवाल उठाने वाली आक्रोश की आंखें भी गुस्से से लाल हो गई थी। वो कीर्ति को जान से मार देने वाली नजरों से घूर रहा था। अक्षत और अक्षता दोनों भी इस एक्शन से हैरान थे क्योंकि उनकी दोस्ती के बारे में ये लोग भी जानते थे और एज थप्पड़ काव्या वो हैरान रह गई थी और रोहित और कशिश दोनों खुद भी अंशुमन की इस हरकत से हैरान थे क्योंकि वो भी जानते थे कि कीर्ति राहत को नापसंद क्यों करती है। आखिर इसका रीजन भी तो राहत ही थी। दरअसल एक बार जब रियल राहत को आक्रोश ने रिजेक्ट कर दिया था उस वक्त वो बहुत गुस्से में थी। वही कीर्ति जो आक्रोश का गुस्सा जानती थी इसलिए उसने उसे साफ शब्दों में कहा था कि वो उससे दूर रहे वरना उसे खुद को नुकसान होगा। वो अभी बच्ची है, उसे इन सब में नहीं पड़ना चाहिए। वही रियल राहत ने गलत वे में ले लिया। उसे लगा कि कीर्ति आक्रोश को पसंद करती है इसलिए उसने धोखे से कीर्ति को किडनैप करवा लिया था और उसे एक खाली अंधेरे रूम में बंद रखा था और साथ ही उसमें कॉकरोच, चूहे, स्पाइडर सब छोड़ दिए थे। वही कीर्ति जो अपने काले अतीत की वजह से अंधेरे से डरती थी उसे वहां पूरे एक दिन बंद कर रखा गया था और फिर वहां मौजूद गुंडों ने उससे बदतमीजी करने की कोशिश की थी लेकिन अंशुमन समय पर पहुंचकर बचा लिया था। लेकिन इसका कीर्ति पर बहुत गलत असर हुआ था, वो ट्रॉमा में चली गई थी। वही जब इस बात अंशुमन को पता चला कि ये सब राहत ने किया है तो उसने राहत को बहुत डांटा था लेकिन राहत पर तो आक्रोश का जुनून सवार था इसलिए उसने किसी की भी नहीं सुनी थी। लेकिन बहन को बचाने के चक्कर में उसने इस मैटर को दबा दिया था लेकिन उसके सभी दोस्तों को पता था लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से उन्हें मनाया था और कीर्ति को ट्रॉमा से बाहर निकाला था। बस इसी वजह से कीर्ति को राहत से नफरत हो गई थी। अब आगे अक्षत के वार्ड में वार्ड नंबर 30 अंशुमन कीर्ति को थप्पड़ मार देता है जिसे देखकर रोहित हल्के गुस्से से बोलता है, अंशु तुम पागल हो गए हो जो इस लड़की की वजह से कीर्ति पर हाथ उठा रहे हो? क्या ये लड़की कीर्ति से हम सबकी दोस्ती से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई? कीर्ति नम आंखों से सब देख रही थी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि अंशुमन ने राहत की वजह से उस पर हाथ उठाया है। वही काव्या और कशिश उन दोनों के पास खड़ी थी। अक्षत और अक्षता दोनों भी वहां मौजूद थे। आक्रोश भावहीन चेहरे के साथ ये सब देख रहा था। अंशुमन गुस्से से उसे घूरकर देखकर बोलता है, ये लड़की मेरे लिए हम सब की दोस्ती से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जान है ये मेरी, समझा? सच तो कहा था कि उसकी बहन जिंदगी है उसकी। अंशुमन की बात सुनकर आक्रोश की आंखें गुस्से से लाल होने लगी। उसकी हाथ और माथे की नस फूलने लगी थी। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई थी उसकी रिलाइफ को अपना कहना की? कीर्ति की आंखों से आंसू बहने लगे थे जिसे देखकर कशिश गुस्से से बोली, अंशु क्या बोल रहा है? पता है तुझे तू इस लड़की की वजह से? अंशुमन गुस्से से बोला, बकवास बंद करो, कब से ये लड़की वो लड़की लगा रखा है उसका नाम। राहत को लगा कि अंशुमन सच बोलने वाला है तो उसने उसका हाथ पकड़ कर लिया और नम आंखों से उसे देखते हुए बोली, नहीं। उसे तकलीफ हो रही थी कि उसकी वजह से अंशुमन ने अपनी दोस्त पर हाथ उठाया, ऊपर से लड़ाई कर रहा है। कीर्ति ये देखकर गुस्से से बोली, अब क्यों रोक रही हो? तुम यही तो चाहती थी ना तुम? आज तुम्हारी वजह से अंशुमन ने मुझ पर हाथ उठाया। राहत ना में सर हिलाते हुए बोली, नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते थे। कीर्ति गुस्से से बोली, अब ड्रामा बंद करो, अपने ये झूठे आंसू अपने पास रखो। मैंने तुम्हारे जैसा बेशर्म इंसान आज तक नहीं देखा जो रिश्ते तुड़वाने के बाद इतना नाटक कर सकता है। राहत की आंखों से आंसू आ गए। वही ये देखकर अंशुमन राहत का चेहरा अपने हाथों में थाम कर बोला, शहर बच्चा, आपको किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है और ना किसी की वजह से आंसू बहाने की जरूरत है। राहत रोते हुए बोली, सच्ची राह नहीं चाहती कि आप अपने फ्रेंड से फाइट करो? सच्ची भैया, उसे रोना आ रहा था। वही आक्रोश जो गुस्से में आगे बढ़ा ही था। जैसे ही उसने राहत के मुंह से अंशुमन के लिए भैया सुना उसके कदम रुक गए। वही कीर्ति, कशिश, रोहित, काव्या, अक्षत, अक्षता भी ये सुनकर हैरान हो गए क्योंकि वो इतने वक्त से साथ थे लेकिन उन्हें कभी पता नहीं चला कि अंशुमन की बहन भी है और वो राहत है। अंशुमन राहत को रोते देखकर खुद के गले लगा लेता है और सर सहलाते हुए बोलता है, शहर प्रिंसेस, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है, आप रोना बंद करो वरना तबीयत खराब हो जाएगी। उसे टेंशन हो रही थी कि राहत की तबीयत खराब ना हो जाए। उसने एक नज़र गुस्से से सबको देखा फिर अपने फ़ोन से किसी को कुछ मैसेज कर दिया। अंशुमन राहत को चुप करवा रहा था लेकिन वो सुन ही नहीं रही थी। बस वो यही कह रही थी कि उसकी वजह से लड़ाई मत करो। अब इसमें राहत की भी गलती नहीं थी। पिछले जन्म में भी उसे सब मनुष्य कहते थे लेकिन उसने कभी ध्यान नहीं दिया था। लेकिन उसे अब लग रहा था कि उसके भाई उसकी वजह से फाइट कर रहा है इसलिए उसे रोना आ रहा था। वो रिश्तों के मामले में बहुत इमोशनल थी। आक्रोश को राहत को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका मन कर रहा था कि राहत को अपनी बाहों में छिपा ले। राहत अंशुमन से रोते हुए बोली, आप लड़ाई मत करो।
अंशुमन उससे बोला, बच्चा नहीं कर रहा लड़ाई, आप रोना बंद करो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना और खराब हो जाएगी। उसने ये बोला, इसी के साथ वार्ड का गेट खुला। सबकी नज़र सामने गई जहां एक सुंदर सी लड़की खड़ी थी, तीखे नयन नाक्स, गोरा रंग, 5 फुट 6 इंच हाइट, जिसकी उम्र यही कोई 23 साल की होंगी। उसने इस वक्त एक लॉन फ्रॉक पहनी हुई थी। वो एक नज़र सबको देखती है, तभी उसकी नज़र राहत पर गई जो रो रही थी। वो जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी और बोली, प्रिंसेस। अंशुमान उसे देखकर बोला, रिद्धि प्लीज प्रिंसेस को देखो, मेरी बात ही नहीं सुन रही है, कब से रोया जा रही है। रिद्धि जल्दी से आगे बढ़ी और राहत का सर सहलाते हुए बोला, अरे मेरी डॉल को क्या हो गया जो वो इतना रो रही है। राहत ये सुनकर नजरें उठाकर देखती है। इसी के साथ वो रिद्धि के गले लगकर रोते हुए बोली, दिदू भैया, हमारी वजह से अपने फ्रेंड से लड़ाई कर रहे हैं, हम नहीं चाहते लड़ाई हो। वो बार बार अटक रही थी। ये देखकर रिद्धि ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरा, उसके आंसू पोंछते हुए बोला, शहर रोना बंद करो, आप तो मेरा अच्छा बच्चा हो ना। राहत ने रोना बंद नहीं किया। ये देखकर रिद्धि अंशुमन की तरफ मुड़ी और उसे घूरते हुए बोली, आप इस मैटर को जल्द से जल्द क्लोज करें, मैं और प्रिंसेस आपके केबिन में आपका वेट कर रहे हैं। अंशुमन ने हाँ में सर हिला दिया। रिद्धि प्यार से राहत से बोली, प्रिंसेस चलो। राहत ना में गर्दन हिलाकर बोली, नहीं भैया, लड़ाई करेंगे। अंशुमन राहत को देखकर बोला, प्रिंसेस आप जाओ, पक्का लड़ाई नहीं करूंगा। राहत मासूमियत से उसे देखकर बोली, पक्का नहीं करोगे। अंशुमन ने हाँ में सर हिला दिया। रिद्धि उसे लेकर इस केबिन से लेकर चली गई। वही अंशुमन उनके जाने के बाद कीर्ति की तरफ मुड़ कर गुस्से से बोला, हमारी रिश्ते को घटिया नाम दे रही थी, अब पता चल गया कि हम दोनों का रिश्ता कितना पवित्र है। बहन है वो मेरी कपूर खानदान की एकलौती प्रिंसेस राहत कपूर है हम सब की जिंदगी। फिर वहां मौजूद सभी लोगों को देखकर बोला, पहले वो गलत थी इसलिए उसका साथ नहीं दिया था, लेकिन जब मेरी बहन सही है तो किसी को भी उस और उंगली नहीं उठाने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। ये बोलकर वो भी केबिन से बाहर चला गया। वही उसके जाने के बाद कीर्ति फुट फुट कर रोने लगी, जिसे देखकर अक्षता, काव्या और कशिश उसे संभाल रही थी। वही आक्रोश को इन सब चीजों से कभी फर्क पड़ा ही नहीं था, वो भी अपने केबिन से चला गया था। दूसरी तरफ अंशुमन का केबिन। रिद्धि राहत को अंशुमन के केबिन में लेकर आ गई। उसने राहत को चेयर पर बैठाया और प्यार से बोली, मेरा अच्छा बच्चा इतना रोता हुआ अच्छा थोड़ी लगता है, देखो चेहरा कैसे लाल कर लिया है रो रो कर। वो उसे बिल्कुल एक मासूम बच्चे की तरह ट्रीट कर रही थी। अब आगे दूसरी तरफ अंशुमन का केबिन। रिद्धि राहत को अंशुमन के केबिन में लेकर आ गई। उसने राहत को सोफे पर बैठाया और प्यार से बोली, मेरा अच्छा बच्चा इतना रोता हुआ अच्छा थोड़ी लगता है, देखो चेहरा कैसे लाल कर लिया है रो रो कर। वो उसे बिल्कुल एक मासूम बच्चे की तरह ट्रीट कर रही थी। राहत उसे देखकर मासूमियत से बोली, हम गंदे हैं ना, हमारी वजह से भैयू की उनके फ्रेंड के साथ फाइट हो गई। भैयू ने अपनी फ्रेंड पर हाथ उठाया, लेकिन हम नहीं चाहते थे, उन्हें गलत लगता है। राह को नहीं पसंद ये सब सच्ची। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके दिलो दिमाग में कीर्ति की ही बात घूम रही थी कि उसकी वजह से अंशुमन ने उस पर हाथ उठाया, लेकिन ऐसा नहीं था। रिद्धि प्यार से बोली, बच्चा हमें पता है कि हमारी प्रिंसेस कैसी है, आप पहले रोना बंद करो वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी तो घर में सब परेशान हो जाएंगे, और मेरा बच्चा तो किसी को परेशान नहीं देख सकता ना, उसे पता था कि उसे किस तरह से हैंडल करना है। राहत उसकी बात सुनकर सिसकते हुए मासूमियत से हाँ में सर हिला दिया तो रिद्धि ने उसके सर पर किस कर दी और उसे गले लगा लिया। उसका सर से हिलाने लगी। वही राहत ने भी अपनी पकड़ उस पर कस दी थी। थोड़ी देर बाद अंशुमन केबिन में आया और फिक्र से बोला, प्रिंसेस ठीक है। रिद्धि ने हाँ में सर हिला दिया, जिसे सुनकर अंशुमन ने गहरी सांस ली और उसे देखने के लिए आगे बढ़ा तो उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई, क्योंकि राहत रोने की वजह से सो गई थी। वही जब उसे हंसते देखकर रिद्धि ने भी देखा तो उसके चेहरे पर भी स्माइल आ गई। उसने राहत को आराम से सोफे पर लेटा दिया और उसका बैग और जूते दोनों उतार कर साइड में रख दिए। अंशुमन रिद्धि को ही देख रहा था कि वो कितने प्यार से राहत को ट्रीट कर रही है। रिद्धि की नज़र भी उस पर गई तो उसने बोहे उचकाकर पूछा कि क्या हुआ, जिस पर अंशुमन ने ना में गर्दन हिला दी। रिद्धि के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो कुछ बोलती उससे पहले ही उसका फोन रिंग हुआ। उसने चेक किया तो उसकी असिस्टेंट का कॉल था। उसने थोड़ा दूर आकर कॉल पिक किया ताकि राहत की नींद डिस्टर्ब ना हो। 2 मिनट बाद रिद्धि वापस आई, जिसे देखकर अंशुमन बोला, क्या हुआ। रिद्धि परेशानी से बोली, वो ऑफिस से कॉल था, इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अंशुमन उसे देखकर बोला, तो परेशान होने वाली क्या बात है। रिद्धि उसे घूरते हुए बोली, प्रिंसेस को अकेला छोड़कर कैसे जाओ। अंशुमन ये सुनकर बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ, प्रिंसेस के पास है। रिद्धि उसे ताना मारते हुए बोली, हाँ पता है कितना ध्यान रखते हो आप प्रिंसेस का। अंशुमन उसकी बात सुनकर बोला,
रिद्धि कब तक पुरानी बातों को लेकर बैठी रहोगी? मैंने कहा ना, अब मैं सिर्फ प्रिंसेस के साथ हूँ। जानता हूँ पहले दोस्ती और सही के चक्कर में प्रिंसेस का ध्यान नहीं रख पाया, लेकिन अब कोई गलती नहीं होगी। दरअसल जब राहत ने कीर्ति को किडनैप करवाया था उस वक्त उस पर उन गुंडों को कीर्ति का रेप करने का कहने का आरोप लगा था। उस वक्त राहत की हरकतें ऐसी थी कि सब मान गए थे। उस वक्त अंशुमन ने राहत को बहुत डांटा था, लेकिन उस वक्त रिद्धि ही थी जिसने राहत का सपोर्ट किया था कि वो ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, वो किडनैप करवा सकती है लेकिन इतनी घिनौनी हरकत नहीं कर सकती थी। इस वजह से अंशुमन और रिद्धि में खूब बहस हुई थी। अंशुमन ने राहत का साथ देने की वजह से रिद्धि से ब्रेकअप कर लिया था। उसके बाद दोनों एक दूसरे की खबर तो पूरी रखते, लेकिन कभी एक दूसरे से बात करने की या मिलने की जरूरत नहीं समझी थी। लेकिन आज जब अंशुमन ने राहत को ऐसे रोते देखा तो उसे संभालने के लिए सबसे पहला ख्याल रिद्धि का ही आया, क्योंकि अगर वो घर में किसी को बताता तो सब राहत के लिए परेशान हो जाते। इसलिए उसने रिद्धि कल मैसेज कर हॉस्पिटल बुला लिया था। वही रिद्धि हॉस्पिटल के पास ही थी तो राहत के बारे में पढ़कर जल्दी से आ गई थी। रिद्धि उसे घूरते हुए बोली, आपकी भलाई इसी में है, वरना अगली बार सिर्फ मुक्का मारा था, इस बार जिंदा नहीं बचोगे। ये बोलकर वो राहत की तरफ आ गई। वही अंशुमन का मुंह खुला रह गया। रिद्धि राहत के सर पर किस करते हुए बोली, मेरी प्रिंसेस का ध्यान रखना और अपने उन दोस्तों से दूर ही रखना। अंशुमान ये सुनकर मुंह बना कर बोला, कैसी गर्लफ्रेंड हो जिसे अपने बॉयफ्रेंड से ज्यादा अपनी होने वाली नंद की चिंता है? जी हाँ, रिद्धि उसकी गर्लफ्रेंड ही थी जो कि राहत से बहुत प्यार करती थी, उससे भी ज्यादा। रिद्धि ये सुनकर उसे देखकर बोली, बॉयफ्रेंड नहीं, एक्स बॉयफ्रेंड। भूल गए आपने ही अपने दोस्तों की वजह से हमारा रिश्ता खत्म कर दिया था, तो वो अभी जुड़ा नहीं है और ना जुड़ने वाला है। मैं आज भी यहाँ सिर्फ प्रिंसेस की वजह से आई हूँ, वरना मुझे आपसे मिलने का कोई शौक नहीं है, समझे? अंशुमन के चेहरे पर उदासी आ गई। आखिर उसने ही तो रिद्धि को हक किया था। वो कुछ बोलता उससे पहले ही रिद्धि उससे बोली, मेरी डॉल का ख्याल रखना। अगर आपकी या आपके दोस्तों की वजह से मेरी डॉल की आंखों में आंसू आए या उसे तकलीफ हुई तो आपके लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोलकर वो चली गई। अंशुमन उसके जाने के बाद उदासी से बोली, सॉरी रिद्धि कि तुम्हें बहुत हर्ट किया, लेकिन जल्द ही तुम्हें मना भी लूंगा, तुम्हारी माफी ले लिए कुछ भी करूंगा। ये बोलकर उसने एक नज़र राहत को देखा और उसका सर सहला दिया और अपनी वहां रखी चेयर पर बैठकर पेशेंट की फाइल चेक करने लगा। 1 घंटे बाद राहत की धीरे धीरे आंखें खुली। वो खुद को अनजान जगह पाकर झट से उठकर बैठ गई और इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नज़र वहां बैठे अंशुमन पर गई। इसी के साथ वार्ड नंबर 30 में जो हुआ उसे वो सब याद आ गया। वो धीमी आवाज में बोली, भैयू। अंशुमन ने फाइल से नजरें उठाकर देखा और राहत के पास आया और उसका चेहरा थमाते हुए बोला, क्या हुआ प्रिंसेस? राहत उसे देखकर बोली, आपने गलत किया। अंशुमन ये सुनकर कंफ्यूज हो गया। वो बोला, आप किस बारे में बात कर रही हो? राहत उसे अपनी नम आंखों से देखकर बोली, आपने अपनी फ्रेंड पर हाथ उठाकर गलत किया। अंशुमन को अब उसकी बात समझ आ गई। वो बोला, प्रिंसेस मैंने जो भी किया सही किया है। कीर्ति ने आपके कैरेक्टर के ऊपर उंगलियां उठाई थी, उसके लिए यही करना चाहिए ना? राहत ये सुनकर धीमी आवाज में बोली, भाइयों वो हमारी पास्ट की गलत हरकतों की वजह से हमें पसंद नहीं करती है। आखिर हमने उनके साथ गलत किया था। अगर कोई हमारे साथ गलत करता तो हम भी उससे इतनी नफरत करते ना। वो जानती थी कि कीर्ति बेगुनाह थी, बस वो उस पर अपना गुस्सा उतार रही थी, इसलिए उसने उसके कैरेक्टर पर उंगलियां उठाई थी। उसका जवाब वो उसे बखूबी देती, लेकिन उससे पहले ही अंशुमन बीच में आ गया था। अंशुमन ये सुनकर बोला, लेकिन अब बदल गई हो। राहत ये सुनकर उसे देखकर बोली, जब हम मिस्टर एंग्री एंगर के पीछे पड़े थे तब हमने कितनी गलतियां की थी। हमने भी कितनी बार कीर्ति के कैरेक्टर पर उंगलियां उठाई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी हम पर हाथ नहीं उठाया। लेकिन आपकी फ्रेंड तो सिर्फ गुस्से में गलत बोल गई, तो आपको थप्पड़ नहीं मरना चाहिए था। ये तो रॉन्ग है ना? अंशुमन को राहत की बात समझ आई थी, लेकिन उसके लिए अब राहत से ज्यादा जरूरी कोई नहीं था। लेकिन वो उसे उदास भी नहीं देख सकता था, इसलिए बात टालते हुए बोला, प्रिंसेस आप ये छोड़ो, आप देखो कब से सो रहे हो, इस वजह से आपने खाना भी नहीं खाया होगा ना? राहत ये सुनकर झट से घड़ी देखती है तो वो हैरान हो जाती है कि वो अपना इतना टाइम यहाँ कैसे सो सकती है। वहाँ पर मयंक और लैला उसके इंतजार कर रहे होंगे, ऊपर से उसकी क्लास। ये सुनकर सच में उसका ध्यान उन बातों से हट गया था। वो जल्दी से बोली, ओहो भाइयों, आपकी वजह से हमारा कितना टाइम वेस्ट हो गया, हमें कितना काम था। ये बोलकर उसने अपने जूते पहने और बैग लेकर भाग गई। वही अंशुमन उसकी हरकत से उसे देखता ही रह गया। फिर वह भी सर झटक कर अपने काम में लग गया। अब आगे अंशुमन को राहत की बात समझ आई थी, लेकिन उसके लिए अब राहत से ज्यादा जरूरी कोई नहीं था। लेकिन वो उसे उदास भी नहीं देख सकता था, इसलिए बात टालते हुए बोला, प्रिंसेस आप ये छोड़ो, आप देखो कब से सो रहे हो, इस वजह से आपने खाना भी नहीं खाया होगा ना?
राहत ये सुनकर झट से घड़ी देखती है तो वो हैरान हो जाती है कि वो अपना इतना टाइम यहाँ कैसे सो सकती है। वहाँ पर मयंक और लैला उसके इंतजार कर रहे होंगे। ऊपर से उसकी क्लास। ये सुनकर सच में उसका ध्यान उन बातों से हट गया था। वो जल्दी से बोली, ओहो भाइयों, आपकी वजह से हमारा कितना टाइम वेस्ट हो गया, हमें कितना काम था। ये बोलकर उसने अपने जूते पहने और बैग लेकर भाग गई। वही अंशुमन उसकी हरकत से उसे देखता ही रह गया। फिर वो भी सर झटक कर अपने काम में लग गया। राहत जैसे ही कैंटीन में आई, मयंक और लैला उससे गुस्सा हो गई कि इतना टाइम क्यों लगा, लेकिन राहत ने उन दोनों को अपनी क्यूट हरकतों से मना लिया था। फिर तीनों ने कैंटीन में लंच किया और अपनी क्लास के लिए चले गए। वहां पर उन्हें पता चला कि कल छुट्टी है क्योंकि कल रक्षाबंधन था। ऐसे ही आज का कॉलेज खत्म हुआ। राहत अपनी क्लास में से निकलने से पहले किसी को कुछ मैसेज कर दिए थे और फोन रख दिया था। वो तीनों दोस्त पार्किंग में आए। मयंक और लैला दोनों निकल गए। राहत वहां पर किसी का वेट करने लगी। इसी के साथ वो बोल रही थी, राह आपको सबकी लाइफ सही करनी होगी। वो यही सब सोच रही थी। उसके फोन पर मैसेज आया जिसे देखकर उसने ओके भेज दिया और फोन बैग में रख दिया और इधर उधर देखने लगी जहां से इक्का दुक्का स्टूडेंट जा रहे थे। ये देखकर वो थोड़ा साइड आ गई जहां से कोई उसे नहीं देख पाएगा। राहत क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, राह के पैर दुख रहे हैं, राह कहाँ पर बैठे, हीरो को तो आने में टाइम लगेगा। वो मुंह बनाने लगी तभी उसकी नज़र एक ब्लैक कलर की बड़ी सी कार पर गई जिसे देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वो ऊपर चढ़कर कार के बोनट पर अलाती पालती मारकर बैठ गई और अपने बैग से बड़ी सी चॉकलेट निकाल कर खाने लगी। वो बहुत क्यूट दिख रही थी। आक्रोश हॉस्पिटल से निकलकर पार्किंग में आया। जैसे ही वो अपनी कार के पास आया उसके कदम थम गए। वो एकटक सामने राहत को देखने लगा जो बिल्कुल बोलती गुड़िया की तरह लग रही थी। आक्रोश के कदम उसकी तरफ बढ़ गए। वो उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और शिद्दत से उसे देखने लगा। राहत जो चॉकलेट खाने में बिजी थी उसे खुद पर किसी की नज़रें महसूस हुई तो उसने मासूम नज़रें उठाकर सामने देखा तो उसे आक्रोश खड़ा दिखा जो उसे घूर रहा था। ऐसा राहत का मानना था क्योंकि आक्रोश भावहीन चेहरे वाला इंसान था। राहत उसे देखकर क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, एंग्री ऐसे क्यों देख रहे हो, हमें नज़र लग जाएगी, फिर हम बीमार पड़ जाएंगे। वो फिर से चॉकलेट खाने लगी। आक्रोश उसकी बात सुनकर सच में उसे घूरने लगा क्योंकि ये लड़की उसकी नज़रें भी नहीं समझ रही है। वो उसके करीब आकर खड़ा हो गया और सर्द आवाज में बोला, यहाँ पर क्यों बैठी हो, कॉलेज तो कब का क्लोज हो गया। राहत ये सुनकर उसे घूरते हुए बोली, हमारे पैर दुख रहे थे इसलिए यहाँ बैठ गए और कॉलेज को क्लोज हुए सिर्फ 20 मिनट हुए हैं। उसने मुंह फुला लिया। आक्रोश ने उसे देखा। ये लड़की के पास हर सवाल का जवाब होता था, चाहे वो बिना मतलब के बेतुका जवाब ही क्यों ना हो। आक्रोश ने उसे गहरी नज़रों से देखा जो चॉकलेट खा रही थी, बिल्कुल बच्चे की तरह हाथों पर और चेहरे पर भी लगा ली थी। वो बहुत क्यूट दिख रही थी। आक्रोश उसे देखकर सर्द आवाज में बोला, इतना मीठा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। उसे उसकी फिक्र थी, उसे वो खुद के पास सेफ चाहिए थी। राहत ये सुनकर हाँ में सर हिलाते हुए बोली, पता है, लेकिन हम ये बड़ी वाली चॉकलेट वीक में 1 टाइम ही खाते हैं। हाँ, ये उसके लिए रोज था। आक्रोश ये सुनकर उसे देखने लगा जिसे देखकर राहत क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, एंग्री हमारी कमर को पकड़ो, हम स्लिप हो रहे हैं। वो बैठे बैठे फिसल रही थी। वो खुद को रोकने के लिए हाथ बोनट पर लगा भी नहीं सकती थी क्योंकि उसके हाथ में चॉकलेट लगी थी। आक्रोश ये सुनकर उसे घूरने लगा क्योंकि जैसे राहत ने उसे कमर पकड़ने को कहा था, अगर उसकी जगह कोई और होता तो क्या वो उसे भी यही कहती। यही सोचकर वो गुस्से से बोला, अगर दोबारा किसी और लड़के को खुद को टच करने दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने उसे कमर से होल्ड कर लिया। राहत ये सुनकर मुंह फुलाकर बोली, आप हम पर गुस्सा नहीं कर सकते समझे, और हमें कोई टच करे उससे आपको क्या। आक्रोश ये सुनकर गुस्से में मगर सर्द लहजे में बोला, मेरे सिवा तुम्हें कोई छू नहीं सकता समझी। उसे इस लड़की पर गुस्सा आ रहा था। राहत ये सुनकर मासूमियत से बोली, लेकिन राह को तो आपके सिवा डेरा आधि भाई, आर्य भाई, अंशु भैयू, हीरो, मम्मा, रिधु दी, राह के फ्रेंड सब टच करते हैं। उसने पॉट बना लिया। आक्रोश उसे देखने लगा कि हाथ ये लड़की उसे खुद की तरफ खींचने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। उसने उसे एक हाथ से होल्ड कर अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसका मुंह जो चॉकलेट से भरा हुआ था उसे साफ करते हुए बोला, लेकिन सबसे ज्यादा मेरा हक है। उसने ये बोलकर राहत के हाथों को भी साफ किया। राहत कन्फ्यूजन से उसे देख रही थी क्योंकि जो शख्स उसे देखना तक पसंद नहीं करता था वो आज उसकी केयर कर रहा था, लेकिन क्यों उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बदल गया है। ये सब तो नॉवेल में नहीं हुआ था, तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि उसके रिबोन के बाद ये चीज़ भी बदल गई है। वो यही सब सोचते हुए आक्रोश को देख रही थी, तभी उसका फ़ोन रिंग करने की आवाज़ आई जिससे उसने आक्रोश से अपने हाथ छुड़ा लिए और अपने बैग से फ़ोन निकाला। वही आक्रोश तो उसे ही देख रहा था। राहत ने कॉल पिक किया तो सामने से अर्धमान की आवाज़ आई, प्रिंसेस आप कहाँ हो, मैं पार्किंग में आपका वेट कर रहा हूँ। राहत ये सुनकर प्यारी सी आवाज में बोली, हम अभी आ रहे हैं।
ये बोलकर उसने कॉल रख दिया और आक्रोश से क्यूट आवाज में बोली, हमें नीचे उतारो, हमें घर जाना है। आक्रोश ने ये सुनकर उसकी कमर से पकड़कर उसे नीचे खड़ा कर दिया, जिसे देखकर राहत इससे छुटते हुए बोली, हमारी हेल्प के लिए थैंक यू। ये बोलकर वो वहां से चली गई। आक्रोश को उसे जाते देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसे रोकने की उसके पास अभी कोई वजह भी नहीं थी, ना उसके ऊपर हक था, लेकिन उसे देखने के लिए वो थोड़ा आगे आया। इसी के साथ उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई, क्योंकि वहां पर राहत अर्धमान के गले लगी हुई थी। फिर उससे दूर होकर हंसते हुए उसका हाथ पकड़कर उसकी कार में बैठ गई और कार वहां से रवाना हो गई। ये देखकर आक्रोश को शदीद गुस्सा आया कि इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई किसी गैर मर्द के गले लगने की, ऊपर से उसके साथ हंसते हुए चली गई। उसे शदीद गुस्सा आया, उसने कार पर जोर से मुक्का मारा, जिससे उसका बोनट मुझ गया। वो गुस्से से सर्द आवाज में बोला, रिलाइफ तुमने बहुत गलत किया, इसकी पनिशमेंट तो मिलकर रहेगी। उसे अर्धमान और राहत का रिश्ता क्या है ये पता नहीं था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने अभी राहत को समझाया था, लेकिन उसने उसकी बात नहीं सुनी थी। अब आगे आक्रोश को उसे जाते देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसे रोकने की उसके पास अभी कोई वजह भी नहीं थी, ना उसके ऊपर हक था, लेकिन उसे देखने के लिए वो थोड़ा आगे आया। इसी के साथ उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई, क्योंकि वहां पर राहत अर्धमान के गले लगी हुई थी। फिर उससे दूर होकर हंसते हुए उसका हाथ पकड़कर उसकी कार में बैठ गई और कार वहां से रवाना हो गई। ये देखकर आक्रोश को शदीद गुस्सा आया कि इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई किसी गैर मर्द के गले लगने की, ऊपर से उसके साथ हंसते हुए चली गई। उसे शदीद गुस्सा आया, उसने कार पर जोर से मुक्का मारा, जिससे उसका बोनट मुझ गया। वो गुस्से से सर्द आवाज में बोला, रिलाइफ तुमने बहुत गलत किया, इसकी पनिशमेंट तो मिलकर रहेगी। उसे अर्धमान और राहत का रिश्ता क्या है ये पता नहीं था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने अभी राहत को समझाया था, लेकिन उसने उसकी बात नहीं सुनी थी। अर्धमान की कार में अर्धमान कार ड्राइव कर रहा था, वही राहत उसके पास वाली सीट पर अलाती पालती मारकर बैठी थी, जिसे देखकर अर्धमान बोला, प्रिंसेस। राहत उसे देखकर क्यूट आवाज में बोली, हम। अर्धमान ये सुनकर बोला, आज आप मेरे साथ घर चलने के लिए कैसे राजी हो गए? राहत ये सुनकर मुंह फुलाकर बोली, क्यों आपको अच्छा नहीं लग रहा? उसे बस कैसे भी कर सानवी से अर्धमान के थ्रू मिलना था, और ताकि वो उन दोनों के बीच सब सही करने की एक सीढ़ी चढ़ सके। अर्धमान राहत की बात सुनकर बोला, प्रिंसेस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं तो खुश हूँ, मेरी लक्ष्मी मेरे घर आ रही है। राहत के चेहरे पर स्माइल आ गई, उसने अर्धमान की बाजू पर सर टिका दिया, वही अर्धमान के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसने कार ड्राइव करना जारी रखा। कपूर एम्पायर रविंद्र जी का केबिन। रविंद्र जी अपने केबिन में किसी को फोन पर गुस्से से बोल रहे थे, तुम्हारे पास कल 1 बजे तक वक्त है, मुझे सब कुछ जानना है। सामने से एक आदमी की आवाज आई, जी सर, कल तक में सब इन्फॉर्मेशन आपको बता दूंगा। रविंद्र जी बोले, यही बेहतर है तुम्हारे लिए। ये बोलकर उन्होंने फोन रख दिया और खुद से ही बोले, बस कल तक सब पता चल जाए तो मेरी प्रिंसेस के लिए रक्षाबंधन का इससे बेहतर गिफ्ट कोई नहीं हो सकता है। वो यही बोल रहे थे, तभी उनके फोन पर मैसेज आया। उन्होंने देखा तो प्रिंसेस की तरफ से मैसेज था कि बेटा, हम हीरो के साथ उनके घर जा रहे हैं, आप रात को हमें पिक करने आ जाना। रविंद्र जी हॉस्पिटल में अर्धमान से मिल चुके थे। आखिर हॉस्पिटल में राहत सिर्फ अर्धमान की वजह से ही तो उसके मानने पर ही तो रही थी। राहत की बॉन्डिंग उसके साथ बहुत अच्छी थी। वही रविंद्र जी को अर्धमान में कोई भी गड़बड़ नहीं लगी, तो उन्होंने अर्धमान को राहत के पास आने दिया था। उन्होंने भी ओके लिखकर भेज दिया और बोले, बस कल का दिन और फिर तुम्हें तुम्हारा हक मिल जाएगा। ये बोलकर वो अपने काम में लग गई, लेकिन उन्हें कल का बेसब्री से इंतजार था। आधे घंटे बाद सिंह विला के बाहर अर्धमान की कार आकर रुकी। वो गेट खोलकर बाहर आया और दूसरी तरफ का गेट खोला और राहत के आगे हाथ कर दिया। वही राहत उसका हाथ थामकर बाहर निकली और उस विला को देखने लगी जो उसके हीरो ने अपनी मेहनत से बनाया था। वो बहुत सुंदर था। अर्धमान राहत से बोला, प्रिंसेस अंदर चले। राहत ने हाँ में सर हिला दिया और अंदर की तरफ बढ़ गए, लेकिन गेट पर आते ही अर्धमान राहत से बोला, प्रिंसेस यही रुक जाओ। राहत कंफ्यूजन से बोली, क्यों? उसे समझ नहीं आया था कि अर्धमान ने उसे रास्ते में क्यों रोका है। अर्धमान उसका सर सहलाते हुए बोला, आप पहली बार घर आई हैं, आप मेरे लिए सबसे जरूरी हैं, तो आपको ऐसे ही अंदर थोड़ी आने दूंगा, आप बस 2 मिनट रुको, मैं अभी आया। राहत ने क्यूटली हाँ में सर हिला दिया। वही अर्धमान घर से अंदर चला गया। वो हॉल में आया जहाँ इस वक्त ऋचा बैठी थी। वो उसे इग्नोर कर जाने लगा, जिसे देखकर ऋचा जल्दी से बोली, अर्धमान जी आप आ गए, मैं आपका ही वेट कर रही थी। वही सानवी जो सीढ़ियों से उतर रही थी, ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगा था। अर्धमान ऋचा को इग्नोर कर किचन के अंदर चला गया। वही ऋचा को गुस्सा आया, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सानवी पर गई वो नॉर्मल हो गई। वही तभी उन दोनों के कान में एक प्यारी सी आवाज़ आई, हीरो कहाँ पर हो, जल्दी आओ ना। ये सुनकर वो दोनों चौंक गई। वो जल्दी से गेट की तरफ आई तो उन्हें एक डॉल जैसी लड़की दिखी।
ऋचा नासमझी से देख रही थी कि ये कौन है। वही सानवी ने उसे हॉस्पिटल और कॉलेज में देखा था, तो वो यहाँ क्या कर रही है। वो दोनों अभी यही सोच रही थी कि तभी अर्धमान अपने हाथ में पूजा की थाली ले आया। वही राहत जो अपनी मासूम निगाहों से टुकुर टुकुर सब देख रही थी, उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। अर्धमान ने राहत की आरती उतारी और फिर उस थाली को एक सर्वेंट को देकर राहत की तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, प्रिंसेस अंदर आओ। वही सानवी और ऋचा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये है कौन जिससे अर्धमान इतने प्यार और नरमी से पेश आ रहा है। राहत अंदर आई, इसी के साथ इसकी नज़र सानवी और ऋचा पर गई, जिससे वो कंफ्यूज हो गई क्योंकि उसने नॉवेल में किरदार के बारे में पढ़ा था, ना कि उनके चेहरे देखे थे। अब उसे जानना था कि उसके हीरो की हीरोइन कौन है। वो प्यारी मगर क्यूटली आवाज में बोली, हीरो ये दोनों कौन है। अर्धमान ये सुनकर सानवी और ऋचा को देखता है, फिर राहत को, क्योंकि वो राहत को नहीं बताना चाहता था कि उसने सानवी से जबरदस्ती शादी की है, वरना पता नहीं राहत का रिएक्शन क्या होता है। इसलिए वो झूठ बोलते हुए बोला, प्रिंसेस ये है ऋचा। उसने ऋचा की तरफ इशारा कर कर कहा था। वही ऋचा ये देख खुश हो गई क्योंकि उसने सानवी से पहले उसे मिलवाया। वही सानवी ये सुनकर हट हुई थी, जो उसके चेहरे पर भी दिखने लगा था। वही राहत ऋचा को गुस्से से घूर रही थी क्योंकि उसने नॉवेल में पढ़ा था कि ये ऋचा ही उसके हीरो और हीरोइन की लाइफ की विलेन है। फिर उसने सानवी को देखा जो उदास खड़ी थी, ये देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अर्धमान सानवी का इंट्रोडक्शन देते हुए बोला, ये है सानवी। राहत ये सुनकर अर्धमान को देखकर क्यूटली बोली, लेकिन ये आपकी क्या लगती है। उसे अर्धमान के मुंह से सुनना था। अर्धमान एक पल के लिए चुप हो गया, फिर बोला, ये दोनों मेरी दोस्त हैं जो कुछ दिन के लिए यहाँ रहने आई हैं। ये सुनकर सानवी की आंखों में नमी आ गई कि आखिर क्यों अर्धमान उसे बीवी की जगह दोस्त कहकर इंट्रोडक्शन करवा रहा है। वही ऋचा तो सानवी को उदास देखकर खुश हो गई, लेकिन वो राहत पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो अर्धमान की क्या लगती है जो वो उसे प्रिंसेस कह रहा है, इतने प्यार से ट्रीट कर रहा है। अब आगे राहत ये सुनकर अर्धमान को देखकर क्यूटली बोली, लेकिन ये आपकी क्या लगती है। उसे अर्धमान के मुंह से सुनना था। अर्धमान एक पल के लिए चुप हो गया, फिर बोला, ये दोनों मेरी दोस्त हैं जो कुछ दिन के लिए यहाँ रहने आई हैं। ये सुनकर सानवी की आंखों में नमी आ गई कि आखिर क्यों अर्धमान उसे बीवी की जगह दोस्त कहकर इंट्रोडक्शन करवा रहा है। वही ऋचा तो सानवी को उदास देखकर खुश हो गई, लेकिन वो राहत पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो अर्धमान की क्या लगती है जो वो उसे प्रिंसेस कह रहा है, इतने प्यार से ट्रीट कर रहा है। राहत ये सुनकर मन किया कि अपने हीरो की पिटाई कर दे, लेकिन उसे पहले सानवी और अर्धमान के रिश्ते की सच्चाई खुद उसके मुंह से सुननी थी, वरना वो फंस सकती है। राहत ये सुनकर क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, तो ये दोनों आपके घर क्या कर रही हैं। वो इसलिए पूछ रही थी ताकि अर्धमान सच बोल दे। अर्धमान ये सुनकर राहत से बोला, वो बच्चा ये कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने आई, फिर चली जाएगी। उसका ध्यान हटाते हुए बोला, आप ये सब छोड़ो, आप ये बताओ आप क्या खाओगे। राहत का मन किया कि अर्धमान का सर दीवार पर फोड़ दे या सानवी के हाथ में एक डंडा दे और बोले कि पिटो इनको। वही सानवी और ऋचा दोनों राहत को देख रहे थे, आखिर जानना चाहते थे कि ये कौन है जिससे अर्धमान इतने प्यार से बात कर रहा है। राहत को बाद में ख्याल आया कि उसने क्या कहा था, तो वो क्यूट आवाज में बोली, रसगुल्ले। अर्धमान ने ये सुनकर ना में सर हिला दिया कि आखिर वो जानता था कि राहत को सबसे ज्यादा रसगुल्ले से प्यार था। अर्धमान उसका सर सहलाते हुए बोला, ठीक है आप फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं आपके लिए रसगुल्ले बनवाता हूँ। राहत ये सुनकर खुश हो गई, फिर क्यूट सी आवाज में मुंह फुलाकर बोली, लेकिन राह कहाँ जाएगी। राह का तो यहाँ कोई सामान भी नहीं हो और राह को तो कुछ पता ही नहीं है। अर्धमान के चेहरे पर स्माइल आ गई, वो बोला, ऐसे कैसे नहीं, ये आपके हीरो का घर है तो आपके लिए यहाँ सब मौजूद है, आप चलो मेरे साथ। वो उसका हाथ पकड़कर खुशी से बोली, चलो, लेकिन फिर रुक गई, जिसे देखकर अर्धमान बोला, क्या हुआ। राहत क्यूट सा मुंह बनाकर सानवी की तरफ उंगली कर कर बोली, ये राह को बहुत अच्छी लगी, राह इनको भी अपने साथ ले ले। वो आंखें टिमटिमाकर अर्धमान को देखने लगती है। सानवी ये सुनकर हैरान हो जाती है। वही अर्धमान एक नज़र सानवी को देखता है, फिर राहत को जो उसे ही देख रही थी। ये देखकर उसने हमें सर हिला दिया। वही राहत खुश हो गई और बोली, आप भी चलो हमारे साथ प्लीज। वो मासूम निगाहों से उसे देखने लगी। सानवी हैरानी से बोली, लेकिन मैं कैसे। राहत ने ये सुनकर अर्धमान को देखा, जिसे देखकर अर्धमान सानवी को ऑर्डर देते हुए बोला, मैंने कहा चलो साथ। वही ये सुनकर सानवी को बोलने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं था। राहत तिरछी नजरों से ऋचा को देखती है जो गुस्से से खड़ी थी, क्योंकि एक तो उसे राहत से जलन हो रही थी कि अर्धमान उसकी केयर क्यों कर रहा है, उसे तो उसकी केयर करनी चाहिए, ऊपर से सानवी को साथ ले जाना, जिससे उसे ज्यादा गुस्सा आ गया था। राहत उसका गुस्सा और भड़काते हुए मासूमियत से अर्धमान से बोली, और आप इन्हें बोलो कि ये ना रसगुल्ले बनाने का ऑर्डर सर्वेंट को दे दे, तब तक राह वापस आ जाएगी।
ऋचा ये सुनकर गुस्सा आ गया कि आखिर इस पिद्दी सी लड़की की हिम्मत कैसे हुई उससे नौकरों वाले काम करवाने की। वो गुस्से से बोली, मैं कोई नौकर नहीं हूँ तुम्हारी। राहत को उसकी शक्ल देखकर मजा तो बहुत आया, लेकिन उसने उसके गुस्से से डरने का नाटक किया और अर्धमान का हाथ पकड़ लिया। अब भाई राहत इस छिपकली से क्यों डरेगी? जब वो आक्रोश का गुस्सा हैंडल कर सकती है तो फिर इसकी तो क्या ही औकात है। सानवी को भी ऋचा का राहत से इस तरह बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वही अर्धमान को तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई उसकी प्रिंसेस से गुस्से से बात करे। ऊपर से उसकी मासूम प्रिंसेस डर भी गई। वो ऋचा को देखकर दांत पीसते हुए सर्द आवाज में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिंसेस से ऐसे बात करने की? उसकी आवाज ऐसी इसलिए थी कि वो राहत के सामने गुस्सा नहीं करना चाहता था। उसे लगता था कि उसकी प्रिंसेस डर जाएगी। राहत को ऋचा को डांट सुनते देखकर मजा आ रहा था। वही सानवी को ऋचा की फिक्र हो रही थी, क्योंकि वो अर्धमान का लहजा देखकर समझ गई थी कि वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ये कभी भी ऋचा के ऊपर फट सकता है। ऋचा को भी एहसास हुआ कि उसने गुस्से में गलत बोल दिया, इससे इसकी मासूम वाली इमेज पर इफेक्ट पड़ सकता है। वो धीमी आवाज में वाली, सॉरी अर्धमान जी, वो इस लड़की ने मुझे ऑर्डर दिया इसलिए मैं ऐसे बोल गई, लेकिन मेरा आपको हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था। वो अपनी आंखों में आंसू ले आई। राहत कन्फ्यूजन से अर्धमान और सानवी को देखने लगी, क्योंकि उसे अभी भी ऋचा की बात समझ नहीं आई थी कि उसने गुस्सा तो राहत पर किया तो सॉरी अर्धमान को क्यों बोला, और हट करने वाली बात भी उसके लिए क्यों बोली। वही हमारी राहत कन्फ्यूजन को दूर करने में यकीन रखती है, इसलिए अर्धमान का शर्ट की आस्तीन खींचती है, जिससे अर्धमान का ध्यान जो ऋचा पर था वो उस पर से हटकर राहत पर आ गया। वो नर्म आवाज में बोला, क्या हुआ बच्चा? राहत क्यूट मगर कन्फ्यूजन भरी आवाज में बोली, ये इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि ये आपको हट किया, और इन्होंने सॉरी आपको क्यों बोला, जबकि ये तो राह पर गुस्सा हुई थी ना? ऋचा को राहत को बात सुनकर गुस्सा आया। वो अर्धमान के सामने उसकी इतने वक्त से बनी अच्छी और मासूम इमेज को खराब करने की कोशिश कर रही थी, जो उसे बिल्कुल नहीं पसंद था। वो मन ही मन गुस्से से बोली, ये लड़की मेरी इमेज खराब रही है, इस इमेज को बचाने की वजह से मैंने एक जान तो ले ली है। अगर ये लड़की ज्यादा ही बीच में आई तो इस मारने में भी वक्त नहीं लगेगा। ऋचा जैसी दिखती थी वैसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। अर्धमान ने ऋचा को देखा, जो नम आंखें लिए उसे ही देख रही थी कि ताकि अर्धमान राहत को छोड़कर उसका पक्ष ले ले, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि अर्धमान की जिंदगी में राहत से ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई हो ही नहीं सकता था। अर्धमान उसकी झूठी मासूमियत को इग्नोर कर सर्द आवाज में बोला, ऋचा तुमने प्रिंसेस के साथ गलत किया है, इसलिए मेरी प्रिंसेस को सॉरी बोलो। राहत ये सुनकर मन ही मन खुशी से बोली, छिपकली कही कि मेरे हीरो हीरोइन को अलग करने की कोशिश कर रही हो ना? अगर तुम्हारी बेन ना बजवाए तो हम भी राहत दर रसगुल्ला लव नहीं। सानवी तो अर्धमान के मुंह से मेरी प्रिंसेस सुनकर उसे बहुत तकलीफ हुई थी। हाँ, वो उनके रिश्ते से वाकिफ नहीं थी, लेकिन उसे राहत से हल्की सी जलन हो रही थी कि जैसे बर्ताव वो राहत के साथ करता है वैसा बर्ताव उसके साथ क्यों नहीं करता। ऋचा तो ये सुनकर गुस्से से जल गई, लेकिन उसे अपनी इमेज बचानी थी, इसलिए वो मासूम चेहरा बनाकर राहत की तरफ देखकर बोली, सॉरी मुझे तुमसे गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए थी। राहत क्यूट सी आवाज में बोली, इट्स ओके, राह को बुरा नहीं लगा, वो कैसे अच्छी बनने में पीछे रह सकती थी। फिर अर्धमान की तरफ देखकर क्यूट आवाज में बोली, अब राह को फ्रेश होना है। अर्धमान ने हाँ में सर हिला दिया। फिर ऋचा की तरफ देखकर बोला, सर्वेंट के साथ मिलकर रसगुल्ले बनवाओ। फिर राहत को देखकर बोला, चलो प्रिंसेस। ये बोलकर वो अर्धमान ने राहत का हाथ पकड़ा और ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। वही राहत ने जल्दी से सानवी का हाथ थाम लिया, इस वजह से सानवी को इनके साथ ऊपर जाने लगा। वो तीनों बहुत अच्छे लग रहे थे, दूर से देखने से लग रहा था कि राहत ही वो कड़ी है जो अर्धमान और सानवी को जोड़कर रखेगी, और सच भी यही था। ऋचा गुस्से से जल रही थी, क्योंकि उसे राहत और सानवी को अर्धमान के साथ जाते देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन उसे अर्धमान ने जो काम किया था वो करना था, वरना अर्धमान उसे गलत समझता, इसलिए वो किचन की तरफ बढ़ गई। अब आगे अर्धमान ने राहत का हाथ पकड़ा और ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। वही राहत ने जल्दी से सानवी का हाथ थाम लिया, इस वजह से सानवी को इनके साथ ऊपर जाने लगा। वो तीनों बहुत अच्छे लग रहे थे, दूर से देखने से लग रहा था कि राहत ही वो कड़ी है जो अर्धमान और सानवी को जोड़कर रखेगी, और सच भी यही था। ऋचा गुस्से से जल रही थी, क्योंकि उसे राहत और सानवी को अर्धमान के साथ जाते देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन उसे अर्धमान ने जो काम किया था वो करना था, वरना अर्धमान उसे गलत समझता, इसलिए वो किचन की तरफ बढ़ गई। राहत बस अर्धमान से बातें किए जा रही थी, जिसका अर्धमान प्यार से जवाब दे रहा था। वही सानवी उसके इस बर्ताव से हैरान थी, उसे जानना था कि आखिर राहत का अर्धमान से रिश्ता क्या है। अर्धमान, राहत और सानवी एक रूम के आगे आकर रुके। यहाँ रुकते देखकर सानवी और ज्यादा हैरान हो गई, क्योंकि इस रूम में क्या था ये तो अर्धमान के सिवा किसी को पता नहीं था, नहीं किसी को जाने की परमिशन थी, तो फिर वो यहाँ क्यों रुके हैं।
राहत अर्धमान को देखकर क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, हीरो हम यहाँ क्यों रुके हैं, इस रूम में क्या है, ये किसका रूम है? उसने एक साथ इतने सारे सवाल पूछ लिए थे। अर्धमान ये सुनकर बोला, बस बस प्रिंसेस, सांस तो ले लो, और रही बात इस रूम की तो आप इसे खोलो। राहत ये सुनकर क्यूटली हो में गर्दन हिला दी और उस रूम का गेट खोलकर अंदर चली गई। इसी के साथ वो खुशी से चिल्लाते हुए बोली, हीरो ये तो कितना सुंदर है। अर्धमान के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसकी नज़र सानवी पर गई जो कन्फ्यूजन से उसे ही देख रही थी। वो धीमी मगर धमकी भरी आवाज में उससे बोला, जो हो रहा है होने दो। ये बोलकर वो अंदर चला गया। वही सानवी की आंखों में नमी आ गई, लेकिन उसने जल्दी से उसे छुपा लिया और रूम के अंदर आई तो एक पल को उसकी नज़र भी ठहर गई। पूरे रूम को पिंक और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन से बनाया गया था। उसने अलग अलग कार्टून के सॉफ्ट टॉय वहां बनी एक मिरर सेल्फ में रखा गया था और बेड पर एक बड़ा सा पिंक कलर का टेडी रखा हुआ था। वही बेड के ऊपर वाली दीवार पर राहत की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी और एक साइड दीवार पर राहत और अर्धमान की तस्वीर लगी हुई थी, जिसमें एक में अर्धमान ने राहत को गोद में उठाया हुआ था, दूसरी में राहत उसके सर पर किस कर रही थी, तीसरी में अर्धमान और राहत ने एक दूसरे को हक किया हुआ था, चौथी में राहत अर्धमान की पिट पर चढ़ी हुई थी। ऐसे ही प्यारे प्यारे लम्हे की बहुत सारी पिक्चर लगी हुई थी। ये देखकर सानवी की आंखें नम हो गई थी। अर्धमान जो वहां खड़ा राहत को खुश होते हुए देख रहा था, जैसे ही उसकी नज़र सानवी पर गई उसके दिल में एक टिस सी उठी। वो उसका हाथ पकड़ता उससे पहले ही एक आवाज आई, अर्धमान जी मैंने सर्वेंट को बोल दिया है। यह आवाज और किसी की नहीं, ऋचा की थी। ऋचा रूम के अंदर आ गई थी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र रूम पर गई वो भी गुस्से से भर गई, क्योंकि सामने राहत की और अर्धमान की तस्वीरें थी। ऊपर से उसे लग रहा था कि ये रूम स्पेशली राहत के लिए रेडी किया था। बस यही सोचकर उसे गुस्सा आ रहा था। उसने राहत को देखा जो खुशी से सेल्फ के पास मौजूद टॉय को देख रही थी। अर्धमान का हाथ जो सानवी के हाथ को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा था वो बीच में ही रुक गया था। उसने ऋचा को इग्नोर कर दिया और राहत को देखकर प्यार से बोला, प्रिंसेस कैसा लगा ये सब? राहत जो इस कमरे की खूबसूरती को देख रही थी वो उसकी बात सुनकर खुशी से बोली, हीरो ये तो कितना सुंदर है। खुशी से उसके गले लग गई और बोली, यू आर द बेस्ट। अर्धमान ने प्यार से उसके सर पर किस कर दी। वही सानवी को ये देखकर रोना आ रहा था और ऋचा गुस्से से जल रही थी। वो बोली, अर्धमान जी ये लड़की आपकी क्या लगती है जो अपने इसके लिए रूम रेडी करवाया? सानवी भी अर्धमान को देखने लगी, उसे भी जवाब जानना था। राहत ये सुनकर उसे गुस्से से घूरने लगी। वही अर्धमान राहत का चेहरा देखकर समझ गया कि उसकी प्रिंसेस को गुस्सा आ रहा है, जिसे शांत करना जरूरी था। वो ऋचा और सानवी की तरफ देखकर सर्द आवाज में बोला, तुम दोनों जाओ मैं आ रहा हूँ। वही उसकी बात सुनकर सानवी ने नम आंखों से उसे देखा और चली गई। वही ऋचा भी गुस्से से दांत पिचती हुई चली गई। अर्धमान उनके जाने के बाद वो प्यार से उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर बोला, प्रिंसेस आप फ्रेश हो जाओ। राहत मुंह फुलाकर बोली, आपने उन्हें जवाब क्यों नहीं दिया? उसे देखने लगी। वो चाहती थी कि अर्धमान ऋचा को जवाब दे। वही अर्धमान उसकी बात समझ गया। वो नर्म आवाज में बोला, बच्चा आपको अपने हीरो पर यकीन है ना? राहत ने हाँ में सर हिला दिया तो अर्धमान बोला, बच्चा मैं हूं ना, आप फ्रेश हो जाओ, फिर आपको रसगुल्ले भी तो खाने हैं ना? राहत ने क्यूटली हो में सर हिला दिया और मासूमियत से बोली, हमारे कपड़े तो हैं ही नहीं। अर्धमान उसकी बात सुनकर बोला, बच्चा मैंने आपके लिए सब अरेंज कर दिया है। राहत खुश हो गई और क्यूट आवाज में बोली, आप हमारे कपड़े निकाल दो। उसके कपड़े घर में से ही कोई सेलेक्ट करता था क्योंकि उसे बहुत कन्फ्यूजन होती थी। अर्धमान ने हाँ में सर हिला दिया और वहां क्लोजेस्ट एरिया में से एक नॉर्मल टी शर्ट और शर्ट निकाल कर राहत को दे दिए। राहत उन्हें लेकर बाथरूम में चली गई। वही उसके जाते ही अर्धमान के चेहरे के भाव बदल गए। वो गुस्से से रूम से बाहर निकला और अपने रूम की तरफ जाने लगा। उससे पहले ही उसे ऋचा के रूम का गेट खुला देखा तो उसे वहां सानवी और ऋचा दोनों मौजूद थे। वो उस तरफ ही बढ़ गए। अर्धमान को देखकर ऋचा जल्दी से बोली, अर्धमान जी वो लड़की कौन है, आपकी क्या लगती है? उसे जानना था कि आखिर ये है कौन जो उसके अर्धमान के करीब जा रही है। अर्धमान ने ये सुनकर ऋचा को देखा और बोला, जब मेरी बीवी मुझे कुछ नहीं पूछ रही है तो तुम होती कौन हो मुझसे इतने सवाल पूछने वाली? वो सानवी को गुस्से से घूरने लगा क्योंकि उसे उससे ऐसे सवाल की उम्मीद थी, ना कि ऋचा से। ऋचा ये सुनकर हड़बड़ा गई और बोली, अर्धमान जी आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो सानवी के लिए ही बोल रही थी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा आप उस लड़की के साथ इतने प्यार से पेश आ रहे थे। उसे हट हो रहा था। ये सब उसकी भावना थी जो उसने सानवी का नाम लेकर बोल दी थी। वही सानवी उसे हैरानी से देखने लगी कि उसने तो उससे ऐसा कुछ भी नहीं कहा, तो वो ये सब क्यों बोल रही है। अर्धमान ये सुनकर सानवी को घूरते हुए बोला, बीवी क्या तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है जो ऋचा कब से तुम्हारी कही गई बातें बोल रही है? ऋचा ने जब से राहत से बदतमीजी की थी उसे उस पर गुस्सा आ रहा था। सानवी उसके मुंह से बीवी सुनकर समझ गई कि वो कुछ ज्यादा ही गुस्सा है। वो धीमी आवाज में बोली, वो कौन है?
अर्धमान उसकी बात सुनकर उसे घूर कर देखता है और बोलता है, वो मेरी प्रिंसेस है, मेरी जिंदगी की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन। और जो मैंने बाहर कहा है, तुम मेरी दोस्त हो, उस बात पर कायम रहना। प्रिंसेस के सामने अगर कुछ भी आया तो तुम दोनों के लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो नहीं बताना चाहता राहत को कि उसका सानवी के साथ क्या रिश्ता है, क्योंकि वो जानता था कि राहत को कैसे भी कर उसके और सानवी के बीच क्या चल रहा है ये पता चल जाएगा, फिर पता नहीं उसका क्या रिएक्शन होगा। अर्धमान की इतनी कड़वी बातें सुनकर, उसकी बेरुखी देखकर वो हट हो रही थी, उससे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे जिन्हें रोकना अब उसके बस में भी नहीं था। वो रोते हुए वहां से अपने रूम की तरफ चली गई। वही अर्धमान ने उसे देखा, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो खुद भी उसके रोने से हट हो रहा था, वो भी उसके पीछे चला गया। वही ऋचा ये देखकर गुस्से से पैर पटकते हुए बोली, अर्धमान जी सिर्फ मेरे है, अगर कोई हमारे बीच आया तो उसे जान से मार दूंगी। वो इस वक्त किसी साइको की तरह लग रही थी जिसे सिर्फ अर्धमान चाहिए था किसी भी कीमत पर। अब देखते हैं उसके गलत इरादे कामयाब होते हैं या नहीं। अब आगे अर्धमान की इतनी कड़वी बातें सुनकर, उसकी बेरुखी देखकर वो हट हो रही थी, उससे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे जिन्हें रोकना अब उसके बस में भी नहीं था। वो रोते हुए वहां से अपने रूम की तरफ चली गई। वही अर्धमान ने उसे देखा, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो खुद भी उसके रोने से हट हो रहा था, वो भी उसके पीछे चला गया। वही ऋचा ये देखकर गुस्से से पैर पटकते हुए बोली, अर्धमान जी सिर्फ मेरे है, अगर कोई हमारे बीच आया तो उसे जान से मार दूंगी। वो इस वक्त किसी साइको की तरह लग रही थी जिसे सिर्फ अर्धमान चाहिए था किसी भी कीमत पर। अब देखते हैं उसके गलत इरादे कामयाब होते हैं या नहीं। अर्धमान और सानवी का रूम। सानवी रोते हुए रूम में आई, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वो वहीं रुक गई। वही अर्धमान जो उसके पीछे आया ही था। सब उसने अंदर देखा तो उसके भी कदम ठिठक गए, क्योंकि अंदर राहत उनकी तरफ पिट किए खड़ी थी। उसकी नज़र सामने की एक पिक्चर पर थी जो कि अर्धमान और सानवी की शादी की थी। अब उसकी कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वही सानवी को अर्धमान की बात याद आई, उसने जल्दी से आंसू पोंछ लिए क्योंकि वो उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। राहत को लगा कि कोई उसके पीछे है तो उसने पलट कर देखा तो अर्धमान और सानवी के चेहरे को देखकर मन ही मन खुश होते हुए बोली, अब आएगा मजा, अब हम भी देखते हैं आप झूठ कैसे बोलोगे, पकड़ लिया ना आपको। वो खुश हो रही थी। दरअसल हुआ यूं कि जब राहत को रूम में छोड़कर अर्धमान गया था, उसके बाद राहत जल्दी से वॉशरूम से बाहर आ गई थी और इधर उधर टहलते हुए बोली, राह कुछ सोच जिससे आज ही हीरो और हीरोइन की शादी का पता उनके सामने चल जाए और जल्द से जल्द इस ऋचा भूतनी को बाहर निकाले। वो यही सब सोच रही थी, तभी खुशी से बोली, ओह आइडिया, अगर हम हीरो और हीरोइन के रूम में चले जाए तो कुछ हो सकता है। यही सोचकर वो जल्दी से रूम से बाहर निकली और जो रूम का गेट खुल रहा था उसमें जल्दी जल्दी चेक कर रही थी। वो ऋचा के रूम के बाहर भी आई थी, लेकिन जल्दी से अपने काम में लगी गई क्योंकि उसे अभी इनकी लड़ाई देखने में इंटरेस्ट नहीं था। राहत को ढूंढते ढूंढते अर्धमान और सानवी का रूम मिल गया जिसमें उनकी शादी की पिक्चर लगी थी। वो खुशी से बोली, ये राह को मिल गया। वो नाचने लगी, तभी उसे पैरों की आवाज आई तो वो शांति से पिक्चर देखने लगी। राहत मन में क्यूट आवाज में बोली, राह एक्टिंग का वक्त हो गया। ये बोलकर वो अर्धमान की तरफ देखकर हल्के गुस्से से बोली, आपने हमें झूठ बोला कि ये आपकी फ्रेंड है, बल्कि ये तो आपकी वाइफ है। फिर झूठे आंसू लाते हुए बोली, आप हमें अपना समझते ही नहीं हो, इसलिए हमें नहीं बताया ना। वो सुबकने लगी। अर्धमान जल्दी से उसके पास आया और परेशानी से बोला, प्रिंसेस देखो, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। उसे उसका रोना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। राहत ये देखकर मन ही मन खुद को शाबाशी देते हुए बोली, वाह राह, आपकी एक्टिंग तो वर्क कर रही है। फिर अर्धमान की तरफ देखकर नम आंखों से बोली, तो फिर कैसा है, आपने हमें क्यों नहीं बताया। अर्धमान उसके गालों को अपने हाथों में भर कर बोला, प्रिंसेस आप रोना बंद करो, मुझे आपकी आंखों आंसू बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझे नहीं समझ आया कि ये बात आपको जैसे बताओ, प्लीज माफ कर दो। सानवी नम आंखों से सब देख रही थी। राहत उसे देखकर बोली, ठीक है, लेकिन आपको पनिशमेंट मिलेगी। वैसे उसे पता तो था ही, तो नाराज होने का कोई मतलब था ही नहीं, लेकिन वो उसे इतनी आसानी से थोड़ी ना छोड़ सकती थी। अर्धमान ये सुनकर जल्दी से बोला, हाँ प्रिंसेस, आपकी जो भी पनिशमेंट होंगी मुझे मंजूर होंगी। वो नहीं चाहता था कि राहत उससे नाराज हो, इसलिए जल्दी से मान गया था। सानवी ये सब देखकर जाने लगी, तभी राहत की नज़र उस पर गई, जिसे देखकर राहत अपनी प्यारी मगर क्यूट आवाज में बोली, भाभी। ये सुनकर सानवी के कदम थम गए। उसने राहत को देखा जो उसे ही अपनी टीम टीम करती आंखों से देख रही थी, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ उसने उसे क्या कहा था। राहत क्यूट आवाज में बोली, भाभी यहाँ पर आओ ना। सानवी ने ये सुनकर हैरानी से अर्धमान की तरफ देखा, जिसे देखकर अर्धमान ने पलके झपकाकर उसे आने को कहा। वही सानवी उसकी तरफ बढ़ गई। सानवी राहत के पास आई, जिसे देखकर राहत उसके हाथ पकड़कर मुंह फुलाकर बोली, आपने भी राह से झूठ क्यों बोला।
सानवी को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे, वो तो बस अर्धमान को देखने लगी, जिसे देखकर अर्धमान मन ही मन बोला, बीवी प्रिंसेस के हर सवाल पर मुझे मत देखो वरना तुम्हारा इकलौता पति आज पिट जाएगा। वही सानवी को उसके चेहरे से कुछ पता ही नहीं चल रहा था। राहत ने सानवी के अर्धमान की तरफ देखते ही अर्धमान को गुस्से से धुरा, जिस पर अर्धमान ने सर झुका लिया। सानवी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई क्योंकि उसने पहली बार अर्धमान को डरते देखा था, वो भी राहत से। ऊपर से राहत का उसे भाभी कहना, वो समझ गई कि वो अर्धमान को भाई मानती है। ये सोचकर ही उसके दिल को खुशी हो रही थी क्योंकि अर्धमान चाहे उससे नफरत करे, गुस्सा करे, लेकिन कभी भी किसी दूसरी लड़की की तरफ नहीं देखता था। बस सानवी इसी में खुश हो जाती कि चाहे उसका पति उसे पसंद ना करे लेकिन उसे छोड़कर किसी दूसरी लड़की के पास भी नहीं जाएगा। लेकिन राहत को उसके साथ इतने प्यार से देखकर उसे तकलीफ हो रही थी, उसके दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। लेकिन जब राहत ने उसे भाभी कहा तो उसका दिल खुशी से भर गया। लेकिन अब सानवी को ये समझ नहीं आ रहा था कि राहत कब अर्धमान की बहन बनी जो उसके लिए इतनी जरूरी हो गई। वो यही सोच में अर्धमान को देख रही थी। वही अर्धमान उसे खुद से नजरें हटाने का इशारा कर रहा था क्योंकि उसकी बहन उसे ही अपने गुस्से से लाल हुए चेहरे के साथ घूरे जा रही थी। अब आगे सानवी को ये समझ नहीं आ रहा था कि राहत कब अर्धमान की बहन बनी जो उसके लिए इतनी जरूरी हो गई। वो यही सोच में अर्धमान को देख रही थी। वही अर्धमान उसे खुद से नजरें हटाने का इशारा कर रहा था क्योंकि उसकी बहन उसे ही अपने गुस्से से लाल हुए चेहरे के साथ घूरे जा रही थी। सानवी ने भी अर्धमान को देखकर राहत को देखा जो अर्धमान को घूर रही थी और अर्धमान उसे घूर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो मासूमियत से बोली, क्या हुआ है? उसकी बात सुनकर और उसकी मासूमियत देखकर तो अर्धमान को तो उस पर बहुत प्यार आया। उसका मन किया कि अपनी बीवी के गाल चूम ले, लेकिन उनका रिश्ता अभी नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह थोड़ी ना था। वो तो लोगों की वजह से गलतफहमियों से घिरा हुआ था। वही उनकी इस सोचकर तो उनकी बहन मतलब हमारी राहत ने पूरा कर भी दिया था। दरअसल जब सानवी की आवाज़ सुनकर उसने उसे देखा तो उसे भी उस पर प्यार आ गया और उसने उसके गाल चूम लिया और प्यारी से मगर क्यूट आवाज़ में बोली, हाय आप तो बड़ी क्यूट हो लेकिन राह से कम। वही उसकी ऐसी तारीफ सुनकर सानवी को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले, लेकिन अर्धमान जो इतने वक्त में उसकी हरकतों से वाकिफ था उसने नामे सर हिला दिया। राहत फिर सानवी को देखकर अर्धमान को गुस्से से घूरते हुए बोली, आप एक बात बताओ, आपने हमें क्यों नहीं बताया? वो चाहती थी कि सानवी अर्धमान की हर गलत बात का मुंह तोड़ जवाब दे। सानवी ये सुनकर कंफ्यूजन से बोली, लेकिन हमने क्या नहीं बताया? उसे समझ नहीं आया कि राहत किसी बारे में बात कर रही है। अर्धमान समझ गया था कि उसकी प्रिंसेस किस बारे में बात कर रही है। राहत मुंह फुलाकर बेड पर बैठते हुए बोली, यही कि आप हीरो की वाइफ उनकी हीरोइन हो। वो उन दोनों को ही घूरने लगी थी। सानवी ने ये सुनकर फिर से अर्धमान की तरफ देखा कि जैसे कह रही हो अब क्या जवाब दूं। वही अर्धमान का मन किया कि वो यहाँ से भाग जाए। राहत ने सानवी को नजरों को समझकर गुस्से से बोली, ओह तो आपको ये ना बताने के लिए हीरो ने कहा था? अर्धमान ने सानवी को घूरा। सानवी हड़बड़ा गई। वही राहत ये देखकर सानवी से बोली, भाभी आप इधर आओ। उसने उनका हाथ पकड़कर उसे बेड पर बैठा दिया था। राहत अर्धमान को घूरते हुए बोली, जवाब दो, आपने क्यों नहीं बताया कि आप शादीशुदा हो? अर्धमान ये सुनकर कुछ नहीं बोला। आखिर बोलता भी क्या कि उसका और सानवी का रिश्ता नॉर्मल नहीं है, उनके बीच नाराजगी, गुस्सा, गलतफहमी है। हाँ वो उससे नफरत करने का दावा करता था लेकिन उसका खुदा और उसका दिल जानता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अगर वो राहत को शादी के बारे में बताता तो राहत को कभी ना। राहत उसे चुप देखकर समझ गई कि वो तो कुछ बोलने से रहा। फिर वो सानवी की तरफ देखकर बोली, भाभी आपको तो बोलना चाहिए था ना कि भाई आपके हस्बैंड है। सानवी भी चुप ही रही, जिसे देखकर राहत बोली, हमें पता है जरूर भाई ने ही मना किया होगा, लेकिन जब उन्होंने आपको फ्रेंड कहा और आप तो हमारा रिश्ते के बारे में जानती तक नहीं थी तो आपको खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए था ना। वो बस ये चाहती थी कि सानवी गलत को गलत और सही को सही बोले, फिर सामने चाहे कोई भी क्यों ना हो। अर्धमान की कुछ बोलने की अब हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अब उसे भी लग रहा था कि चाहे राहत को कोई भी रिएक्शन हो लेकिन उसे सच तो बता देना चाहिए था। आखिर वो उसकी पत्नी है, चाहे उसे उससे जो भी गिले शिकवे हो वो सिर्फ उन दोनों के बीच बंद कमरे में रखने चाहिए, ना कि किसी के सामने जाहिर करने चाहिए। और जाने अनजाने उसने खुद ही राहत को बता दिया था कि उन दोनों के बीच सब सही नहीं है, इसलिए तो उसने सच छुपाया था। आखिर इस बात से सानवी कितनी हर्ट हुई होंगी। अब उसे अपनी की गई गलती का एहसास हो रहा था। सानवी ये सुनकर उसे देखने लगी, आखिर वो इसका क्या जवाब दे, उसे कैसे बताए कि उनका रिश्ता कैसा है। बस अर्धमान उसके पास है, उसके लिए यही काफ़ी है, उसे बाकी कुछ नहीं चाहिए था। रहा फिर वो सानवी की तरफ देखकर बोली, भाभी आपको तो बोलना चाहिए था ना कि भाई आपके हस्बैंड है।
सानवी भी चुप ही रही, जिसे देखकर राहत बोली, हमें पता है जरूर भाई ने ही मना किया होगा, लेकिन जब उन्होंने आपको फ्रेंड कहा और आप तो हमारा रिश्ते के बारे में जानती तक नहीं थी, तो आपको खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए था ना। वो बस ये चाहती थी कि सानवी गलत को गलत और सही को सही बोले, फिर सामने चाहे कोई भी क्यों ना हो। अर्धमान की कुछ बोलने की अब हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अब उसे भी लग रहा था कि चाहे राहत को कोई भी रिएक्शन हो, लेकिन उसे सच तो बता देना चाहिए था। आखिर वो उसकी पत्नी है, चाहे उसे उससे जो भी गिले शिकवे हो वो सिर्फ उन दोनों के बीच बंद कमरे में रखने चाहिए, ना कि किसी के सामने जाहिर करने चाहिए। और जाने अनजाने उसने खुद ही राहत को बता दिया था कि उन दोनों के बीच सब सही नहीं है, इसलिए तो उसने सच छुपाया था। आखिर इस बात से सानवी कितनी हट हुई होंगी, अब उसे अपनी की गई गलती का एहसास हो रहा था। सानवी ये सुनकर उसे देखने लगी, आखिर वो इसका क्या जवाब दे, उसे कैसे बताए कि उनका रिश्ता कैसा है। बस अर्धमान उसके पास है, उसके लिए यही काफी है, उसे बाकी कुछ नहीं चाहिए था। राहत, अर्धमान और सानवी दोनों ही चुप थे, समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। वही राहत ये देखकर उन दोनों को अपने सामने गलत साबित नहीं करना चाहती थी। हाँ, उन दोनों का अपना रिश्ता था और छुपाने की वजह भी थी, जिसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं असली राहत थी, इसलिए वो सब सही करना चाहती, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। एकदम से सब कैसे सही कर सकती है, उसे बहुत मौके मिलेंगे, इसलिए उसे खुद पर यकीन था कि वो जल्द से जल्द सब सही करेगी। इसलिए माहौल को हल्का करने के इरादे से क्यूट सी आवाज में बोली, ओके ओके, आप दोनों को नहीं बताना, इट्स ओके। वहीं उसकी बात सुनकर अर्धमान और सानवी के चेहरे की परेशानी हट गई और हल्की सी मुस्कान आ गई। नो 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 की आवाज आई, जिससे उन तीनों को ध्यान उधर गया जहां पर एक सर्वेंट खड़ी थी। उसे देखकर अर्धमान सर्द आवाज में बोला, क्या हुआ। सर्वेंट ये सुनकर बोली, सर आपने रसगुल्ले बनाने को कहा था, वो रेडी है, इसलिए आपको इन्फॉर्म करने आई हूँ। रसगुल्ले वर्ड सुनकर राहत की आंखों में चमक आ गई, वो खुशी से जल्दी जल्दी बोली, यही लेकर आ जाओ। उसे उन दोनों से बातें करनी थी, अगर वो बाहर जाते तो रिचा चुड़ैल फिर टांग अड़ाने आ जाती, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, क्योंकि वो उसे इतनी आसानी से तो छोड़ने वाली नहीं थी। वो उसके लिए कुछ बड़ा और खतरनाक प्लान करना चाहती थी। सर्वेंट ने राहत की बात सुनकर अर्धमान को देखा, जिसे देखकर अर्धमान सख्त आवाज में बोला, सुना नहीं, जाओ यहाँ से। सर्वेंट उसकी बात सुनकर जल्दी से वहां से भाग गई। अर्धमान और सानवी ने राहत का चेहरा देखा, जिस पर बेहिसाब खुशी झलक रही थी, जिसे देखकर दोनों समझ गए कि ये रसगुल्ले मिलने की खुशी थी। सर्वेंट थोड़ी देर में ही ट्रे में एक रसगुल्ले का बाउल और चमचे रख कर लेकर आई, जिसे देखकर राहत ने जल्दी से बाउल और एक चमचा ले लिया और बेड पर अलाती पालती मारकर बैठ गई। वही वो सर्वेंट वापस चली गई थी। अब आगे अर्धमान और सानवी ने राहत का चेहरा देखा, जिस पर बेहिसाब खुशी झलक रही थी, जिसे देखकर दोनों समझ गए कि ये रसगुल्ले मिलने की खुशी थी। सर्वेंट थोड़ी देर में ही ट्रे में एक रसगुल्ले का बाउल और चमचे रख कर लेकर आई, जिसे देखकर राहत ने जल्दी से बाउल और एक चमचा ले लिया और बेड पर अलाती पालती मारकर बैठ गई। वही वो सर्वेंट वापस चली गई थी। अर्धमान और सानवी उसे देखने लगे। वही सानवी ने एक नज़र अर्धमान को देखा, जिसकी आंखों में राहत को देखते वक्त खुशी थी। ये देखकर उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, आखिर उसे भी तो बस अर्धमान की खुशी ही चाहिए थी, इसलिए जैसा वो कहता वो बिना कुछ सवाल किए कर देती थी, सिर्फ उसकी खुशी के लिए। आखिर उसे उससे मोहब्बत जो थी, जिसका इजहार करने से पहले ही दूरियां आ गई थी, जो कब हटेगी उसे पता नहीं था। बस हर हाल में उसकी खुशी जरूरी थी, चाहे वो उसकी कीमत उससे आंसू, उसकी तकलीफ ही क्यों ना हो। राहत रसगुल्ले खाते हुए उन दोनों को देखकर मुस्कुराए और प्यारी सी आवाज में बोली, वैसे भाभी आपको पता है। सानवी और अर्धमान दोनों का ध्यान उसकी तरफ आ गया। राहत रसगुल्ले खाते हुए क्यूट आवाज में बोली, आपको पता है अगर हमारे हस्बैंड हमारे सामने हमें फ्रेंड बताते और किसी और लड़की से बात करते, उसी वक्त हम एक डंडा उनके सर पर मारकर उन्हें बेहोश कर देते और फिर उल्टा लटकाकर उन्हें होश में लाते और नीचे मिर्ची का धुआं जला देते, ऊपर से उनकी डंडे से खूब पिटाई करते, तब तक वो हमसे माफी ना मांग ले और हम उन्हें सजा ना दे। देख, राहत की ऐसी सोच है, अब तो मुझे आक्रोश पर तरस आ रहा है। बेचारे का क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आप लोगों को बड़ा मजा आएगा। राहत की बात सुनकर सानवी की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। वही अर्धमान जो पानी पी रहा था, उसे ठसका लग गया कि ये उसकी मासूम शरारत बहन उसकी बीवी को क्या सिखा रही है। अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो उस बेचारे का क्या होगा। राहत आराम से बोली, तो इस हिसाब से भाभी आपको भी भाई को पनिशमेंट देनी चाहिए। अर्धमान की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो इमेजिन करने लगा कि सानवी उसे डंडे से मार रही है और राहत बैठी खुश हो रही है। वही सानवी को अर्धमान का चेहरा देखकर हंसी आ गई। वही अर्धमान ने होश में आकर उसे घुरा तो उसने जबरदस्ती अपनी ही कंट्रोल की थी। राहत सानवी को देखकर खुशी से बोली, भाभी बताओ ना, आप भाई को क्या पनिशमेंट दोगे। फिर सोचते हुए बोली, हम तो कहते हैं आप इनको पूरी रात अपने सामने खड़ा रखो। अर्धमान की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। सानवी अपनी हंसी कंट्रोल किए राहत की बात सुने जा रही थी।
राहत आगे बोली, नहीं नहीं, इससे तो हीरो को पेन होगा। फिर सोचते हुए बोली, आप एक काम करो, हीरो से अप एंड डाउन करवाओ। फिर बोली, नहीं नहीं, इसमें मजा नहीं आएगा। राहत आगे खुशी से बोली, याद आया, अपना भाई से लड़कियों वाला डांस करवाओ, भाई को पनिशमेंट भी मिल जाएगी और आपको और हमें मजा भी आ जाएगा, हमारा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। अर्धमान और सानवी दोनों आंखें बड़ी बड़ी किए उसकी बातें सुने जा रहे थे। वही राहत आखिरी रसगुल्ला खाकर उन दोनों की तरफ देखकर टिमटिमा कर बोली, बताओ ना भाभी, आपने क्या सोचा है। वो सानवी के जवाब का इंतजार करने लगी। वही अर्धमान की अब हालत खराब होने की, उसकी बहन के जरिए पेनिशमेंट की इतनी सारे ऑप्शन में से उसकी बीवी कौन सा चुनेंगी, लेकिन जो भी चुनेगी उसके लिए खतरनाक ही होगा, इसलिए वो खुद को बचने की दुआ मांग रहा था। पिका पिका पिकाचू, पिका पिका पिकाचू, पिका पिका पिकाचू, पिका पिका पिकाचू की आवाज आई, जिससे सानवी और अर्धमान का ध्यान राहत पर गया। वही ये आवाज सुनकर राहत ने अपनी पॉकेट से अपना फोन निकाला, क्योंकि ये अतरंगी आवाज उसके फोन की रिंगटोन थी जो वो अपने मन मुताबिक बदलती रहती थी। राहत ने उन दोनों को देखकर प्यारी सी आवाज में बोली, डेरा का कॉल है। ये बोलकर उसने कॉल पिक किया और अपनी प्यारी सी आवाज में बोली, डेरा। राहत की आवाज सुनकर रविंद्र जी के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई। वो बोली, हाँ प्रिंसेस, आपके डेरा आ गए हैं, अब आप आ जाओ। राहत ये सुनकर क्यूट आवाज में बोली, ओके ओके, हम अभी आते हैं। ये सुनकर अर्धमान के चेहरे पर उदासी आ गई। वही उसे देखकर सानवी को भी अच्छा नहीं लगा। रविंद्र जी ये सुनकर बोले, ओके बच्चा, लेकिन आप हीरो को बता देना कि कल रक्षाबंधन है, इसलिए उनको कल सुबह जल्दी कपूर विला आना है। राहत क्यूट आवाज में बोली, ओह डेरा, अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, वरना राह तो भूल ही गई थी। हम हीरो को बता देंगे। ओके, अब हम रखे, हम आ रहे हैं। रविंद्र जी ने ओके बोलकर कॉल कट कर दिया। राहत ने फोन रखकर अर्धमान और सानवी की तरह देखा और प्यारी सी आवाज में बोली, ओके अब राहत चलती है, डेरा नीचे वेट कर रहे हैं। और भाई कल आप लोग ना कपूर विला सुबह जल्दी ही आ जाना, क्योंकि कल रक्षाबंधन है ना। और राह को ऐसा बोलने को डेरा ने कहा है और राह भी चाहती है कि आप आओ, तो आप दोनों आओगे। वो मासूम निगाहों से उन दोनों को देखने लगी। अर्धमान को उसका यहाँ से जाना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसकी बात सुनकर और उसका चेहरा देखकर उसने हाँ में सर हिला दिया। वही राहत खुश हो गई और उन दोनों के एक साथ गले लग गई। वही उन दोनों ने भी उसे हक कर लिया। राहत उनसे अलग होकर बोली, अब जाए, डेरा वेट कर रहे हैं। अर्धमान ये सुनकर बोला, चलो मैं आपको छोड़ने चलता हूँ। राहत ने हाँ में सर हिला दिया और उसका हाथ पकड़ लिया। वो सानवी को देखकर बोला, आता हूँ। वही सानवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वही राहत ने भी उसे बाय कहा और दोनों नीचे चले गए। वही सानवी जो हुआ वो सोचने लगी, आज अर्धमान ने उससे अच्छे से बात की थी, जिससे उसे बहुत अच्छा लग रहा था। ऋचा ने जब अर्धमान और राहत को हाथ पकड़े जाते देखा तो वो गुस्से से में लाल हो गई, लेकिन अफसोस वो कुछ नहीं कर सकती। वो गुस्से से वापस अपने कमरे में चली गई और अपना गुस्सा उतारने के साथ कोई घटिया प्लानिंग करने लगी। अर्धमान राहत के साथ बाहर आया तो वहां पर 3 कारें खड़ी थी। वही बीच वाली कार से ठीक कर रविंद्र जी खड़े थे, जिन्हें देखकर राहत खुशी से अर्धमान का हाथ पकड़कर उनकी तरफ बढ़ गई। रविंद्र जी भी उन भी दोनों को एक साथ देखकर मुस्कान आ गई। अर्धमान उन्हें देखकर बोला, आप अंदर ही आ जाते। रविंद्र जी उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, फिर कभी घर पर सब इंतजार कर रहे हैं। उनका कंधे पर हाथ रखने से अर्धमान को बहुत अपनापन फील हुआ। उसने उनकी बात पर हाँ में सर हिला दिया। रविंद्र जी राहत से बोले, चले। राहत ने हो में सर हिला दिया। वो अर्धमान के गले मिलकर उसे बाय बोलकर कार में बैठ गई। वही रविंद्र जी भी इसे देखकर बोले, कल मिलते हैं। फिर उससे मिलकर अंदर बैठ गए और उनकी कार चल पड़ी। वही अर्धमान के चेहरे पर उदासी सी थी, क्योंकि राहत से उसके घर में रौनक थी और अब वो जा रही थी। वही रविंद्र जी कार में बैठे उसके चेहरे को देखकर बोले, बस कल का दिन फिर तुम सबकी जिंदगी में खुशियों ही खुशियों होंगी। उनकी कार विला से बाहर निकल गई। अर्धमान उनके जाने के बाद विला के अंदर आया गया और वहां से सीधे अपने रूम में चला गया। उसे रूम में कोई नजर नहीं आया। वो बेड पर बैठ गया। वही सानवी जो बाहर से अपने हाथ में खाने की प्लेट लेकर रूम में आई, जैसे ही उसने उसे ऐसे मायूस और उदास बैठे देखा, ये देखकर उसने वो थाली साइड टेबल पर रख दी और अर्धमान के पास जाकर बोली, अर्धमान। वही अर्धमान ने उसकी आवाज सुनकर उसकी कमर में चारों तरफ हाथ लपेट लिए और उसके गले लग गया। वही सानवी जो खड़ी थी उसके ऐसे बैठे बैठे गले लगने से हैरान हो गई, लेकिन जल्द ही संभल गई और उसके बालों में हाथ घुमाते हुए बोली, क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हो। अर्धमान उस पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, पता नहीं, पर प्रिंसेस का यहाँ से जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। उनके आते ही घर में कितनी रौनक थी और अब कितनी शांति हो गई है। पता है, जब मैं प्रिंसेस से पहली बार मिला था और उन्होंने मुझे भाई कहा था, उस वक्त लगा था कि मुझे मेरा पूरा परिवार मिल गया है।
अपना सर उठाकर उसे देखते हुए बोला, क्या हम प्रिंसेस को हमेशा अपने पास नहीं रख सकते? सानवी उसका चेहरा देखने लगी, जो इतनी मासूमियत से ये बात बोल रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। वो बोली, आपको पता है ना कि प्रिंसेस की फैमिली भी है, तो क्या हमें वो अपनी डॉल देंगे? अर्धमान ने ना में सर हिला दिया और एक जिद्दी बच्चे की तरह बोला, लेकिन मैं पूरा ध्यान रखूंगा, कोई तकलीफ नहीं होना दूंगा ना। जब किसी को सच्चे रिश्ते मिलते हैं तो बस वो ये चाहता है कि वो हमेशा उसके पास रहे। बस यही अर्धमान के साथ हो रहा था। सानवी उसकी ऐसी बात सुनकर कुछ बोलती उससे पहले अर्धमान का फोन की नोटिफिकेशन ट्यून बजी, जिसे सुनकर वो उससे थोड़ा दूर हुआ और फोन निकाला। वो एक डॉक्टर था, कब इमरजेंसी आ जाए इसलिए फोन इग्नोर नहीं करता था। सानवी उससे दूर होने लगी, उससे पहले ही उसने उसे पकड़कर अपनी गोद में खींच लिया और एक हाथ उसकी कमर के चारों तरफ लपेट लिया। वही सानवी पहले तो उसकी इस हरकत से हैरान हुई, क्योंकि इतनी वक्त बाद उसने खुद उसे करीब किया था। सानवी उसके साथ कंफर्टेबल थी, इसलिए उसकी गर्दन में हाथ लपेट लिए और सीधी बैठ गई। अर्धमान ने फोन को देखते हुए उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वही सानवी को ये देखकर जेलस फील हुआ कि वो किससे बात कर रहा है। वो बोली, कौन है? अर्धमान ने ये सुनकर उसे देखकर बोला, प्रिंसेस। ये बोलकर उसने फोन में एक रिकॉर्डिंग चालू कर दी, जो कि राहत ने उसे भेजी थी। राहत की क्यूट सी मगर प्यारी सी आवाज आई, भाई राह कोटा है, आप राह से बहुत प्यार करते हो, इसलिए राह के चले जाने से आपको अच्छा नहीं लग रहा है। आप उदास मत होना, वरना राह को भी अच्छा नहीं लगेगा ना। और आप खाना खा लेना और भाभी को भी खिला देना और राह को मिस करना छोड़ो और एक दूसरे को खूब प्यार करो, जिससे राह को एक छोटा बेबी मिल जाए। फिर राह उसके साथ खूब खेलेगे ना, और वैसे भी कल तू आप घर आ रहे हो ना, राह और सब भाई खूब मस्ती करेंगे। और ना कल रक्षाबंधन है ना, तू राह को अच्छा सा गिफ्ट भी कहे। और कैब राह ने जो खासा ध्यान आठना बे लव यू। भाई राह को पता है आप राह से बहुत प्यार करते हो, इसलिए राह के चले जाने से आपको अच्छा नहीं लग रहा है। आप उदास मत होना, वरना राह को अच्छा नहीं लगेगा ना। और आप खाना खा लेना और भाभी को भी खिला देना और राह को मिस करना छोड़ो, और एक जिससे राह को एक छोटा बेबी मिल जाए। फिर राह उसके साथ खूब खेलेगी ना, और वैसे भी कल तो आप घर आ रहे हो ना, राह और सब भाई खूब मस्ती करेंगे। और ना कल रक्षाबंधन है ना, तो राह को अच्छा सा गिफ्ट भी चाहिए। ओके, अब राह ने जो कहा है सब ध्यान रखना, बाय लव यू। ये रिकॉर्डिंग सुनकर अर्धमान ने सानवी की तरफ देखा, जिसका चेहरा हल्का लाल था। वो शरारत से बोला, तो क्या बोलती हूँ, प्रिंसेस ने कहा है तो उन्हें एक बेबी गिफ्ट कर दे। सानवी की हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। उसकी बात सुनकर ऊपर से उसे शर्म आ रही थी। वो जल्दी से उसकी गोद से खड़ी होकर बोली, आप नीचे आ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। ये बोलकर वो नीचे चली गई। वही अर्धमान के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई, वो भी नीचे चला गया। अब आगे एक ऊंची पहाड़ी पर एक बड़ा सा बाज उस पहाड़ी के ऊपर उड़ रहा था, और देखते देखते वो बाज उस पहाड़ी की चोटी पर नीचे उतरा। उसने अपने पंख से खुद को कवर किया और खोला तो वो एक इंसान में बदल गया था, जिसने काले कपड़े पहने हुए थे। उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। वो अपने सामने देख रहा था, जहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर लगा हुआ था। वो उसकी तरफ बढ़ गया और उस पर हाथ रखकर कुछ मंत्र बोलने लगे। इसी के साथ वो दो हिस्से में बढ़ गया और एक बड़ी सी अंधेरी गुफा दिखने लगी। वो उस गुफा के अंदर चला गया और वो बड़ा से पत्थर फिर से बंद हो गया। वो अंदर की तरफ बढ़ने लगा। जैसे उस गुफा में मसाले जलने लगी, जिससे उस गुफा में रोशनी होने लगी। वो शख्स अंदर की तरफ चला गया और एक जगह रुक गया, जहाँ पर एक काले कपड़े पहने आदमी ध्यान में बैठा हुआ था। जैसे ही उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, उसने आंखें खोली और सामने देखते हुए बोला, बाज क्या खबर लाए हो? बाज उस शख्स का नाम था। बाज उसकी बात सुनकर बोला, गुरुदेव आप फिक्र ना करें, वो सुरक्षित है, उनके रक्षक हर पल उनके साथ है। गुरुदेव ये सुनकर बोला, कैसे फिक्र ना करें, उनके रक्षक खुद अनजान है, अगर उन पर कोई मुसीबत आई तो कैसे बचा पाएंगे? बाज ये सुनकर बोला, गुरुदेव लेकिन मैं हूँ हर पल उनकी रक्षा के लिए, और परीलोक से एक परी भी उनकी हिफाजत के लिए भेजी गई है। गुरुदेव ये सुनकर हल्के से मुस्कुराए और बोले, आती कैसे नहीं, उनकी हमसे दुश्मनी थी, लेकिन वो हमारे साथ, उनकी भी अमानत है, वो जिनकी रक्षा करना उनका भी कर्तव्य है। बाज ये सुनकर बोला, जी गुरुदेव, लेकिन आपने हमें यहाँ अचानक क्यों बुलाया है? गुरुदेव ये सुनकर बोले, उन पर काल मंडरा रहा है, दुश्मनों को उनकी भनक लग गई है, और अभी उनके रक्षक खुद की शक्ति से अनजान है, इसलिए तुम्हें ही और ताकत हासिल करनी पड़ेगी। बाज ये सुनकर बोला, लेकिन कैसे गुरुदेव? गुरुदेव ये सुनकर बोले, कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, कल काल रात्रि है, जब तुम तपस्या कर अपनी शक्ति हासिल कर सकते हो। बाज ये सुनकर बोला, जी गुरुदेव, अब आज्ञा चाहता हूँ। गुरुदेव ने अपना हाथ उसकी तरफ कर दिया। इसी के साथ वो इंसान से एक बाज में बदल गया और वहां से उड़ गया। इसी के साथ गुरुदेव फिर से अपने ध्यान में मग्न हो गए। कपूर विला। अगले दिन 9 बजे हॉल में
आर्यमन, अंशुमन तीनों सोफे पर बैठे बार बार सीढ़ियों की तरफ देख रहे थे क्योंकि उन्हें अपनी प्रिंसेस से राखी बंधवानी थी, लेकिन मजाल है जो वो इतनी आसानी से आ जाए क्योंकि अभी उसकी नींद पूरी ही नहीं हुई थी, इसलिए वो सो रही थी। वहीं उन तीनों की शक्लें देखकर रविंद्र जी हंसते हुए बोला, वाह क्या सिन है। उन्हें अपने बेटों को परेशान देखकर बड़ा मजा आ रहा था। अधिमान ये सुनकर उन्हें घूरते हुए तेज आवाज में बोला, मोम डेड को समझा लीजिए। अधिमान रविंद्र जी और रागिनी जी को मोम डेड ही बोलता था। अधिमान की बात सुनकर रागिनी जी बाहर आई और बोली, अधि क्या हुआ है। अंशुमन उन्हें देखकर बोला, मोम डेड कब से हम तीनों को परेशान कर रहे हैं। ये सुनकर रागिनी जी रविंद्र जी को देखती है जो अपने फोन में देख रहे थे, उन्हें देखकर बोली, लेकिन रवि तो फोन में बिजी है। आर्यमन ने ये सुनकर बोला, कोई बिजी नहीं है, सिर्फ आपकी डांट से बचने के लिए सीधे बैठे हैं वरना हमें परेशान कर रहे हैं। रागिनी जी ये सुनकर अपनी कमर पर हाथ रखते हुए रविंद्र जी को घूरते हुए बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को परेशान करने की। रविंद्र जी ने ये सुनकर अपने तीनों बेटों को घूरा। वही उन तीनों ने एक चिढ़ाने वाली स्माइल पास कर दी जिसे देखकर वो चीड़ गए और बोले, हाँ ये निकम्मे तुम्हारे ही बेटे हो सकते हैं, मेरी तो सिर्फ प्रिंसेस है। ये बोलकर वो जल्दी से उठकर सीढ़ियों की तरफ चले गए। अधिमान, आर्यमन, अंशुमन तीनों उन्हें गुस्से से घूरने लगे क्योंकि वो इतना काम करते थे और उनके डेड उन्हें निकम्मा बोलकर चले गई। वही रागिनी उन्हें घूरती हुई बोली, अब जा रहे हो तो प्रिंसेस को उठा देना। ये बोलकर वो खुद भी किचन में चली गई। अंशुमन ये सुनकर बोला, किसी को हमारी कद्र ही नहीं है। ये बोलकर उसने सर सोफे से टिका लिया। वही अधिमान और आर्यमन दोनों भी बैठ गए। राहत का रूम। रविंद्र जी राहत के रूम में आए तो उनकी नज़र राहत पर गई जो बिल्कुल रेडी होकर बैठी थी। राहत के आसपास बेड पर 4 बॉक्स रखे थे हुए, वो उन्हें पैक कर रही थी। रविंद्र जी ये देखकर बोले, प्रिंसेस आप ये क्या कर रही हो, वहां नीचे आपके भाइयों आपका वेट कर रहे हैं। राहत ने ये सुनकर सर उठाकर देखा और क्यूट आवाज में बोली, ओह डेरा हम भाई के लिए गिफ्ट पैक कर रहे हैं, हमारी फर्स्ट रक्षाबंधन है ना, तो स्पेशल बना रहे हैं। उसकी तो पहली ही रक्षाबंधन थी इसलिए वो उसे खास बनाना चाहती थी। मेरा ना कोई रियल भाई है और ना कजन, तो हम जब किसी और के भाई को देखते हैं तो यही दिमाग और दिल में आता है कि काश हमारा भी भाई होता, लेकिन अफसोस है नहीं, इसलिए हम ये भाई बहन का यारा सा बॉन्ड हमारी हर कहानी में देखने को मिलता है, आगे भी मिलता रहेगा क्योंकि इसे लिखकर हमें खुशी मिलती है। बस मन किया तो आप रीडर्स के साथ शेयर कर दिया। रविंद्र जी ये सुनकर चौंके क्योंकि राहत ने फर्स्ट रक्षाबंधन कहा था, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि अक्सर राहत ऐसी बातें करती रहती थी, इसलिए वो बोले, ओके जल्दी करो, वहाँ नीचे आपके भाई आपका वेट कर रहे हैं। उनसे सब नहीं हो रहा है लेकिन उन्हें लग रहा है कि आप सो रही हो इसलिए नहीं आए, लेकिन अगर उन्हें पता होता तो वो राखी बंधवाने कब से आ जाते। राहत क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, ओह डेरा आप कितनी बातें करते हो, अब जल्दी से ये गिफ्ट पैक करो ना। रविंद्र जी ये सुनकर मुस्कुराते हुए उसके गिफ्ट पैक करने लगे। आखिर उनकी प्रिंसेस ने जो कहा था, वैसे भी एक मर्द सिर्फ अपनी माँ, बीवी और सबसे ज्यादा अपनी बेटी से जो प्यार करता है तो उसे तो सर आंखों पर रखना बनता है ना। राहत और रविंद्र जी गिफ्ट पैक कर रहे थे। डोरा रा रा डोरा रा रा आवाज आई जिससे राहत की नज़र अपने फोन पर गई क्योंकि उसने ही नई रिंगटोन लगाई थी जो कि डोरेमोन कार्टून में आने वाले मिनी डोरेमोन की आवाज थी। वही रविंद्र जी ने भी उसे देखा और फिर गिफ्ट पैक करने लग गए क्योंकि सिर्फ एक ही बॉक्स बचा था। राहत ने फोन पिक किया और क्यूट आवाज में बोली, हीरो क्या हुआ। सामने से अर्धमान की आवाज आई, प्रिंसेस आपने ही बोला था कि जैसे ही हम पहुंचने वाले हो आपको कॉल कर दूं, बस वही बताने के लिए कॉल किया है। राहत ये सुनकर क्यूट आवाज में बोली, ओके ओके आप जल्दी आ जाओ, हम आपके वेट कर रहे हैं। ये बोलकर उसने कॉल कट कर दिया और रविंद्र जी से बोली, डेरा जल्दी चलो हीरो आने वाले हैं। ये बोलकर उसने अपना फोन बेड पर फेंका और जल्दी से बेड से कूदी और अपना पिंक दुपट्टा लेकर रूम से बाहर भाग गई। ये देखकर रविंद्र जी जल्दी से उसके पीछे गए कि कहीं उनकी प्रिंसेस को चोट न लग जाए। राहत सीढ़ियों से उतरते हुए अपनी प्यारी सी आवाज में बोल रही थी, मम्मा कहाँ हो, जल्दी बाहर आओ ना। वही उसकी आवाज सुनकर उसके तीनों भाई ने सामने देखा जहां से उनकी प्रिंसेस तेजी से सीढ़ियां उतर रही थी। ये देखकर वो उसके चोट लगने के डर से बोले, प्रिंसेस धीमे। वही एक साथ आई आवाज को सुनकर राहत ने स्पीड स्लो कर दी और आराम से उतरने लगी। वही उसे देख